हेलो बच्चा लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का अपना वन एंड ओनली लेक्चर 1, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। और ऐसे करके हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाएंगे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, फिर ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सबसे लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि कम इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी की लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम क्लास 12 का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स का पहला चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चा लोग, आप चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप सभी के एग्जाम तो चल ही रहे होंगे या फिर आने वाले होंगे अभी 20 से 25 दिन में। तो ये हमने एक नया चीज सोचा है कि हम 10 डेज का मैराथन रखेंगे। इस 10 डेज के मैराथन में आपको जितने भी एनसीईआरटी के, वो हम केमिस्ट्री का एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे। और इससे आपको आसानी भी हो जाएगी और साथ में आपका टाइम भी बचेगा और यूटिलाइज भी हो जाएगा। और अगर इतना सब चीज करने के बाद भी आपका बाद में टाइम बचता है, तो फिर हम वो 5 से 6 घंटे की सीरीज लेके फिर आपका लास्ट डे, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 1-2 दिन पहले आपको और रिवीजन करवा देंगे, जिससे कि आपका और अच्छे से स्ट्रांग हो जाए एकदम। तो अगर आपने अभी तक भी रिवीजन स्टार्ट नहीं करा और जस्ट डर रहे हो कि हाँ क्या एग्जाम में आएगा क्वेश्चन और क्या हमसे वो क्वेश्चन बन पाएगा कि नहीं, तो डरना बिल्कुल छोड़ दो और इस सीरीज को करो तो आपका वो डर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इसी सीरीज को। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, कुछ 2 लाइन हो जाए। पेपर का माहौल है, दिल में फिर भी होप है, तोड़ेंगे फोड़ेंगे लेकिन करके ही छोड़ेंगे। तो चलो इसके साथ ही बिल्कुल बिगिन करते हैं। ये देखो, तो जो मेरी एनसीईआरटी की जितनी भी, मतलब जो भी मेरी बुक थी उसकी उसी की ये पीडीएफ है। और इसमें जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना, वो मैंने सब चीज इसमें मार्क कर रखा है। तो मैं इसी एनसीईआरटी से आपको पढ़ाऊंगी। तो इसमें मैंने करीब 3 से 4 पेन का यूज करा है या फिर 2 हाइलाइटर का यूज करा है। जिसमें हाइलाइटर में तो 2 ही कलर यूज करा है, जिसमें एक येलो है और ग्रीन है। हाइलाइटर है वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, बट हाँ जो ग्रीन वाला हाइलाइटर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड चांसेस मोर है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस ग्रीन, अगर आपको बहुत जल्दी करना है तो आप इस ग्रीन वाले हाइलाइटर वाले पॉइंट्स को बिल्कुल भी मत भूलना और इसको जरूर याद करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी की सारी लाइन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लास्ट टाइम पे तो आप कुछ ही पढ़ के जाओगे ना, ये थोड़ी ना पूरा पढ़ोगे। इसमें ये देखो, यहाँ पे वैसे तो लिखा है हेलोजिनेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो हर एनवायरमेंट में, उसके अंदर ये पावर होती है कि वो रेसिस्टेंस रखते हैं और वो सॉइल में मेनली पाए जाते हैं, सॉइल के बैक्टीरिया के फॉर्म में। तो जो हमारा क्लास का 12th का बेसिक चैप्टर है वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन से स्टार्ट होता है, जैसे नाम बताता है, जिसमें हेलोजन होगा और साथ में एल्केन होगा। और आपने 11th में तो पढ़ा ही होगा कि एल्केन इज जस्ट रिलेटेड की आपकी कार्बन की चेन है और वो हेलो एल्केन बन जाएगा। और हेलो एडीन्स, एडीन्स इन द सेंस की बेंजीन की चेन है। हाँ, बेंजीन की चेन वगैरह और हेलो एल्केन्स के वगैरह आपने 11th में तो थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा ही होगा। और अगर नहीं भी पढ़ा है, आपको नहीं भी याद है, तो फिर भी आपके लिए ये चैप्टर कुछ ज्यादा नया नहीं होगा। मैं वही बेसिक लेवल से आपको एडवांस लेवल तक की पूरी नॉलेज दे दूंगी, जिससे कि आपका सीबीएसई में 1 मार्क्स भी ना कटे या फिर किसी और बोर्ड में भी 1 सिंगल मार्क्स भी ना कटे। तो देखो, अब ये स्टार्टिंग का तो जो पेज था वो तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस पेज में वो तो मैंने मार्क कर ही रखा है। तो चलो पहले इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट पढ़ लेते हैं और फिर जिस जिस पेज पे पूरा पढ़ना होगा तो वो भी मैं साथ के साथ आपको बता दूंगी। तो हेलो एल्केन की शुरुआत कहाँ से होती है? दैट इज योर sp3 हाइब्रिडाइज कंपाउंड। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। दैट इज योर sp3 वाला हाइब्रिडाइज कार्बन, जो कि एटम होता है एल्काइल ग्रुप, वेयर एज हेलो एडीन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू। तो देखो, तो सबसे पहली जो मैंने हाईलाइट करी यहाँ पे, जो लाइन बेसिक लाइन है कि हेलो एल्केन जो होते हैं वो sp3 कार्बन से अटैच होते हैं, और जबकि एडीन्स जो होते हैं यानी बेंजीन वाले कंपाउंड जो होते हैं वो तो sp2 कार्बन से अटैच होते हैं। उसको हम एराइल ग्रुप कहते हैं और इसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह अब ये तो बीच वाली लाइन तो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर अब देखो, इसके बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, और भी मार्क करूंगी कि मतलब बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहली लाइन ये कहती है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का नाम तो आपने सुना ही होगा, हेलोजन है ये, जो कि कंटेन करता है एक ऐसा एंटीबायोटिक। आप एंटीबायोटिक भी जानते होंगे कि एंटीबायोटिक है। अब लिखा है इन्होंने क्लोरमफिनिकॉल, जो कि प्रोड्यूस करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो बहुत ही ठीक ठीक सा होता है और मेनली ये टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में काम आता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन कंटेनिंग। और अगर आप क्लोरमफिनिकॉल जैसी चीजों का नाम लिख के आएंगे
तो आपके मार्क्स तो वैसे भी आने ही वाले हैं। फिर इसी तरह हमारा थायरॉक्सिन जो कि थायराइड वाले हार्मोन से रिलेटेड था, ये भी ग्वाइटर से ही रिलेटेड है। तो थायरॉक्सिन ग्वाइटर बस 2 वर्ड याद करो, पूरा क्वेश्चन खत्म। फिर उसके बाद ये देखो सिंथेटिक हेलोजन लिखा हुआ है कंपाउंड, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे क्लोरोक्विन। तो हम ये यूज करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट में। अब आजकल तो वैसे भी सारे नए लोग आ गए तो उतना तो पता नहीं रहता, तो पहले के टाइम में ये मेनली यूज किया जाता था, दैट इज क्लोरोक्विनिन, मलेरिया के ट्रीटमेंट में। फिर ऐसे ही हम हेलोथेन का भी यूज करेंगे। और एनेस्थेटिक मतलब अगर मान लो हमें कोई सी सर्जरी करनी होती है तो उससे पहले जो हम एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाते हैं उसमें मेनली हेलोथेन का यूज करते हैं। लेकिन हेलोथेन भी उतना ज्यादा मतलब परमानेंटली यूज है नहीं इसका, बाद में जाकर के हमने दूसरे केमिकल का इंट्रोडक्शन करा, तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलो फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड के बेसिस पे, क्योंकि नाम ही है चैप्टर का हेलोजन, तो हम हेलोजन के बेसिस पे पढ़ेंगे। 1 हेलोजन, 2 हेलोजन, 3 हेलोजन। तो जैसे नाम से पता चल रहा है जिसमें सिंगल यहाँ पे हमारा वो वाला ग्रुप, जिसमें हमारा सिंगल हेलोजन वाला ग्रुप लग रखा है, और यहाँ पे 2 हेलोजन वाला ग्रुप लग रखा है, तो डायहेलोएल्केन। ऐसे यहाँ पे हेलोजन ग्रुप लग रखा है, बट ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही हमारा मोनोहेलोएरीन, यहाँ पे एल्केन था, क्योंकि नॉर्मली सिंपल चेन थी यहाँ पे भी सिंपल चेन थी, लेकिन यहाँ पे जब साइकिल की बात करते हैं हम फिर यहाँ पे किसका यूज करें, एरीन जैसी चीजों का यूज करें, जिसमें बेसिक कंपाउंड बेंजीन का तो हर जगह यूज होगा ही, और उसके साथ ये देखो एक है, यहाँ पे हमने 1 हेलोजन लगाया, यहाँ पे 2 हेलोजन लगाया, और ऐसे करके हमने यहाँ पे फिर 3 हेलोजन लगा दिया। सेम प्रोसेस विद हेलोएल्केन की तरह। इनका सेकंड पॉइंट इनके हिसाब से ये है कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें sp3 कार्बन है, और ये कार्बन जो है वो हेलोजन के साथ अटैच है। अच्छा, अब हेलोजन में भी जो हम पढ़ते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो नंबर होता है, ये तो है ही हेलोजन। अगर आपने पी ब्लॉक, तो अब खैर नहीं है, लेकिन पहले जो पी ब्लॉक होता था सिलेबस में, तो उसमें तो पूरा सीरीज ही रहता था, ग्रुप 17 से ही बिलोंग करते थे। उसमें हम पूरा साइज वगैरह और जितनी भी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह की प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में पढ़ते थे। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, हमने 11th क्लास में पढ़ा था ना, कि हमने तीन चीजें पढ़ी होगी। एक तो पढ़ा होगा एल्केन वाली चीज, एक पढ़ा होगा वो एल्कीन वाली चीज, और एक साथ में क्या पढ़ा होगा, एक एल्काइन वाली चीज। ठीक है, तो अब एल्केन का जो फॉर्मूला वहां पे रहता था, मतलब किसी भी कंपाउंड को अगर हम डील करते थे 2n+2 के साथ, और अगर मैं एल्कीन की बात करूँ तो वहां पे जस्ट डबल हो जाता था, और साथ में अगर एल्काइन बात करूँ तो सबसे लास्ट सबसे छोटा 2n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, जो हमारा 3 कंपाउंड था ना, उसी से रिलेटेड इस पैराग्राफ में मेनली ऊपर वाले में लिखा हुआ है कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने बोला है प्राइमरी हेलाइड बोला है, यहाँ पे सेकेंडरी हेलाइड, यहाँ पे टर्शरी हेलाइड। इन द सेंस अब ये हुआ, क्योंकि ये हेलाइड से रिलेटेड है तो सब में हेलाइड तो होगा ही होगा। प्राइमरी हेलाइड ये होगा कि देखो, जैसे ये हमारा कोई सा भी हेलाइड है, तो उससे जो अटैच कार्बन है वो सिर्फ एक ही किसी भी एल्केन वाली ग्रुप से अटैच होगा। अब ये एल्केन वाली ग्रुप मेनली रिलेटेड, मतलब ज्यादातर केसेस में कार्बन की चेन ही होती है, और मोस्टली प्रायोरिटी कार्बन की चेन को ही देते हैं। तो अगर वो एक कार्बन से अटैच है तो उसको प्राइमरी हेलाइड बोल देंगे। सिमिलरली अगर मान लो जो हमारा हेलोजन वाला कंपाउंड था, उससे जो कार्बन अटैच है, अगर वो 2 कार्बन से या फिर आर ग्रुप से अटैच है, यानी कार्बन की चेन से अटैच है, तो उसे सेकेंडरी बोल देंगे। सिमिलरली ऐसे ही हम यहाँ पे टर्जरी के लिए भी सेम वो यूज करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, सेम इंटेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों कंपाउंड तो टू मच इम्पोर्टेंट है, और ये मतलब आएंगे ही पेपर में, दैट इज योर एल्काइल हेलाइड, और यहाँ पे बेंजाइलिक हेलाइड। और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सिमिलर ही है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बस ये दोनों में तो देखो, इसका मैं पूरा मैकेनिज्म आपको तो नहीं बता रही, लेकिन हाँ एक छोटा सा बता दूंगी जितना आपका पेपर में काम आ जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा हेलोजन है, तो हेलोजन पे चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव। अगर ये हेलोजन निकल जाता है, तो क्योंकि ये कंपाउंड टू मच रिएक्टिव होता है, तो जब ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसके साथ अगर मैं डील करूँ, कि मतलब कैसे ही डील करूंगी, तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं हम, ये चीज निकली। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस वाले चैप्टर में, कि ये वाले कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरह मतलब और भी कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे ऐसे होते हैं कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, ये स्टेबल होते हैं रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और माइनस वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर ये 3 केसेस कहीं भी दिख जाए ना,
तो मतलब आंख मूंद के आप कह दो रेजोनेंस है, और जहां रेजोनेंस वहां पे स्टेबिलिटी तो होगी टू मच। तो ये तीनों इसी पे बेस्ड है, और इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखो ये यहाँ से निकला, फिर ये वाला कंपाउंड बना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये रिएक्शन भी बहुत तेजी से दे देगा, क्योंकि भाई किसी को भी अगर इस दुनिया में रहना है तो स्टेबिलिटी तो चाहिए ना, चाहे कोई भी इंसान हो, तो क्यों ना हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी स्टेबिलिटी तो चाहिए। बेंजाइलिक हैलाइड, इसकी कहानी बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब देखो यहाँ से मैंने इसमें भी जो हमारा ये वाला कंपाउंड था, हेलोजन वाला कंपाउंड, इसको निकाला, नेगेटिव चार्ज निकला, ठीक है, डन। नेगेटिव चार्ज निकल गया, यहाँ पे क्या छोड़ के गया, पॉजिटिव छोड़ के गया। अगेन यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, और देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में यहाँ पे तो पूरी रेजोनेंस ही होगी, कि मतलब पूरा एक साइकिल ही बन रहा है, तो यहाँ पे साइक्लिक वाली रेजोनेंस हो, ये तो मेरे हिसाब से तो टू मच मतलब स्टेबल होगा, ऊपर वाले को भी फेल कर देगा, क्योंकि ये रिंग के अंदर एक कॉन्जुगेशन तो बना ही रहा है, डबल बॉन्ड वाला कॉन्जुगेशन, साथ में बाहर और अलग से बना रहा है, तो ये भी मतलब स्टेबल होगा। फिर चलो अगले वाले कंपाउंड पे चलते हैं। ऐसे ही हमारा एक और मतलब दो कंपाउंड और होते थे, दैट इज विनाइलिक और एराइलिक। ये दोनों कंपाउंड हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। तो देखो अब नॉमेनक्लेचर तो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है पॉइंट ऑफ भी नॉर्मल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और बेसिक नाम तो आपको पता ही होगा, लेकिन स्टिल मैं बता देती हूँ। तो देखो अगर मान लो यहाँ पे मेरा एन प्रोपाइल था, है ना, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है, और यहाँ पे ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, और यहाँ पे आयुर्वेद नेम हो जाएगा। मेनली कॉमन नेम के अंदर ज्यादातर हम लास्ट वाले पॉइंट पे आइल लगा देते हैं, और इस वाले में क्योंकि ये एल्केन है तो नॉर्मली एल्केन लगा देंगे। तो देखो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बना, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, इसलिए इन्होंने मेनली प्रोपाइल के आगे वैसे भी एन नंबर ऑफ चेन ही लगाते हैं, और पीछे ब्रोमाइड हो जाएगा। ऐसे इसका जो आयुर्वेद नेम था वो 1 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है आइसो, आइसो का मतलब 2 डिग्री। जब ये 2 डिग्री की बात कर रहा है, तो हमारा जो हेलोजन वाला कंपाउंड है वो एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि फर्दरली यहाँ पे 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे आइसो। सिमिलरली अब देखो इसमें भी यही हुआ होगा, आइसो ब्यूटाइल बोल रहा है। अब ये आप सोचोगे कि प्रोपाइल कैसे लिखा गया, तो इसमें देखो टोटल काउंट करो, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, तो जब 3 कार्बन हो इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, प्रोपाइल बोल दिया। सिमिलरली अब देखो इसका भी आइसो कहाँ से हुआ, तो ये रहा हमारा हेलोजन वाला कंपाउंड, इससे जो अटैच कार्बन है फर्दरली 2 से अटैच है, तो आइसो तो होगा ही। अब ब्यूटाइल इन द सेंस टोटल नंबर ऑफ कार्बन, मेनली जो कॉमन नेम होते हैं उसमें हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन के साथ ही डील करते हैं, और जो आयुपेसी नेम होते हैं तो आई थिंक वो आयुपेसी नेम तो सबको आसानी से याद भी हो जाते हैं। में लिखा है 2 क्लोरोप्रोपेन, सिमिलरली यहाँ पे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब यहाँ पे अल्फाबेटिक वाला ऑर्डर है, नॉर्मल सा केस है। फिर इसके बाद यहाँ बेंजीन वाले में भी इन्होंने कॉमन नेम दे रखा है, तो ये देखो कॉमन नेम में दे रखा है ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि ब्रोमो लग रखा है। अभी ब्रोमो कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगाओ, चाहे यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, कहीं भी, बट एक सिंगल जगह पे लगाना, तो वो स्ट्रक्चर जो होगा वो सही होगा। क्योंकि ये बेंजीन जो होता है वो सिमेट्रिसिटी तो इसमें कूट कूट के भरी रहती है, कि भाई बेंजीन जैसा तो मतलब सिमेट्रिसिटी, इसकी जैसी स्टेबिलिटी, इसके ज्यादा मतलब इसके अंदर जो कॉन्जुगेशन होता है मेनली sp2, मतलब क्लास 11th में तो आपने इसका एकदम डिटेल वर्जन पढ़ा ही होगा बेंजीन। तो ये वही, अब इसका आयुर्वेद नेम भी कॉमन सा है ब्रोमोबेंजीन। अब इसके मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दिया तो भाई कह दिया मेटा ब्रोमोबेंजीन। और अगर 1 2 3 लिखेगा तो लिखेगा 1 2 3 डाइब्रोमोबेंजीन। ये वाली चीज मैंने मार्क की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे वो भी लिख सकते हो कि मतलब ऑर्थो, मतलब इसमें कौन सा दो मेटा वाले पोजीशन है तो मेटा के थ्रू भी नेम लिख सकते हो, वो भी सही रहेगा। लेकिन मेन नाम इन्होंने ऐसे लिखा है। सिम का मतलब यहाँ पे ये मतलब कह रहे हैं कि ये चीज जो है वो किसके साथ बता रही है, सिमेट्रिसिटी के साथ बता रही है। और सिमेट्रिसिटी मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे मतलब, अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर तो एकदम 3D व्यू होगा, तो इसमें अगर मैं इसको तोड़ देती हूँ तो मेरे को इधर का और इधर का बिल्कुल सेम ही दिखेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या यूज करा है, सिमेट्रिसिटी, और 3 ब्रोमीन यूज करा है, तो तीन तीन ब्रोमोबेंजीन, और लास्ट में जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो तो है ही बेंजीन। और अब ये आयुपेसी नेम तो काउंट करके अगेन इसने लिखा है, कोई नई बात नहीं है, काउंटिंग के साथ ही इन्होंने लिखी हुई है। और ये भी नोमेनक्लेचर आयुपेसी पे ही बेस्ड है, तो इसको भी नॉर्मली है काउंटिंग, इसको एज एन एग्जाम्पल आप कर लेना। फिर इसके बाद देखो आयुपेसी नेम में एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी है, जो कि यहाँ पे लिखते हैं ये जेम डाई हेलाइड, और यहाँ पे लिखते हैं ये विस डाई हेलाइड। तो जेम और विस में क्या डिफरेंस है, तो जेम का मतलब ये होता है कि सेम। अगर मैं देखूं ये रहा हमारा जेम डाई हेलाइड, और इसमें अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सेम, सेम वाली चीजें, मतलब ऐसा डाई हेलोएल्केन जिसमें हमारा जो कार्बन जो होता है वो मतलब एक ही कार्बन जो होगा वो 2 हेलोजन के साथ अटैच होगा, और वो भी 2 हेलोजन जो होंगे वो एक ही कार्बन पे अटैच होंगे। सिंपल आप ये भी कह सकते हो
कि एक हमारी कार्बन की चेन है, उसमें एक ही कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो हम इसको जेम डाइहैलाइड कह देंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। बट जेमिनल जहां भी वर्ड आता है ना, अब देखो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये वाली चीज, तो जैसे ही जेमिनल आता है तो ये चीज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, और ये तुरंत से पहले एकदम रिएक्शन दे देती है। अभी हम अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो डिटेल में वहां पे फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह वाटर निकलेगा, किस तरह मतलब आगे की रिएक्शन होगी, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अब इसके बाद हमारा है विसिनल डाइहैलाइड। अब भाई एक पे तो मतलब 2 हेलोजन तो हमने लगा ही दिया, अब दोनों को भी बांट दो, ये थोड़ी ना कि दूसरा मुंह देखता रहेगा, तो हमने वही करा कि दूसरे को भी दे दिया। अब जब मिल बांट के एडजेसेंटली, मेनली ये क्या हुआ, ये वाला क्लोरीन जो हुआ, यहाँ पे जस्ट देखो, यहाँ पे जो ये वाला क्लोरीन हुआ और ये दोनों क्लोरीन हुआ, दोनों क्या हुए भाई भाई एडजेसेंट हुए, तो ये दोनों एडजेसेंटली ही दोनों में बट गए। तो विसिनल का मतलब क्या होगा कि इक्वली डिवाइड होगा दोनों साइड, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी, बट ये होना चाहिए कि एडजेसेंट वाला कंडीशन, एक जो प्रॉपर्टी होगी इसकी वो होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। फिर इसके बाद देखो कॉमन आईयूपीएसी नेम, इसमें भी मेरा जो मतलब जो एकदम इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट था वो मैंने मार्क कर ही रखा है। यहाँ पे अभी मैंने आपको सेकेंडरी पढ़ाया था, वही सेकेंडरी नियो सेम ही है, और थोड़ा सा डिफरेंस होता है सेकेंडरी और नियो में, बट वो आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट या फिर जेई में होता है उसमें आता है, अभी बोर्ड में वो उतना लेवल का नहीं आएगा। तो अभी के लिए आप सिंपली यही समझो कि सेकेंडरी और नियो, हाँ तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही समझो कि सेकेंडरी और आइसो जो होता है वो सेम चीज होती है, और डिफरेंस भी आएगा तो ब्यूटाइल से आगे वाले ग्रुप में आता है, और बेसिकली ये यहीं तक पूछेंगे, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम तो अगेन काउंट करके लिख लेना। फिर अब देखो नियो, अब इसमें भी वही है टर्जरी वाला ग्रुप, यानी जब हमारा जो हमारा हेलोजन है दैट इज योर ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है फर्दरली एक ऐसे कार्बन से अटैच है, फिर वो भी कार्बन जो है वो फर्दरली 3 से अटैच है, तो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, टर्जरी कहलाएगा। टर्जरी के लिए यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज कर दिया है, नियो वाला वर्ड इन्होंने परफेक्टली यहाँ पे यूज करा है। हाँ तो इसके आगे अगर मैं दिखाऊं, ये आईयूपीएसी नेम तो नॉर्मल होता है, तो ये आप तो खुद भी कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब देखो यहाँ पे है विनाइल वाली चीज, यहाँ पे है एलाइल वाली चीज। तो विनाइल तो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होता। अब मान के चलो रिएक्टिव क्यों नहीं होता है भाई, अगर मान लो क्लोरीन निकला, क्लोरीन को भगने की जल्दी पड़ी थी, भग गया, अब ये निकला नेगेटिव चार्ज लेके, यहाँ पे बना पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना टू मच अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ये अब कैसे ही स्टेबल, जब इतना ज्यादा अनस्टेबल है तो फिर वो रिएक्शन भी नहीं देना चाहेगा, तो ये ज्यादातर अनरिएक्टिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे विनाइल लिखेंगे। एलाइल का केस मैंने लास्ट में बता ही दिया था आप लोगों को। फिर अब देखो ऑर्थोक्लोरो टोलीन, टोलीन आपने पढ़ा ही होगा कि जब मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाता है तो हम उसको टोलीन कहते हैं। टोलीन भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेंजीन रिंग, ऐसे याद रखो कि बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हो गया टोलीन हो गया, तो टोलीन आपका मेन ग्रुप हो गया, और उसके ऑर्थो पोजीशन में मैंने क्लोरो ऐड करा तो उसको क्लोरीन को ले लेते हैं एज। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन था, ये चीज अगर निकलेगी तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, टू मच स्टेबल, टू मच रिएक्टिव। अब कौन नहीं चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो वो स्टेबल को अटेन करने के लिए, अगेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अटेन करने के लिए ये बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, राइट। अब देखो इन्होंने लिखा है बेंजाइल क्लोराइड, तो वही वाली बात हो गई, दैट इज योर बेंजाइल क्लोराइड। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं तो इन्होंने लिखा है मिथाइलिन क्लोराइड। देखो मिथाइलिन क्लोराइड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मिथाइलिन फिर क्लोराइड था। अब देखो CH2 लिखा, फिर CH2 लिखा, फिर यहाँ पे क्लोरीन लगाया। क्लोरीन मेनली जो कॉमन नेम होते हैं ना वो इतने ज्यादा स्पेसिफिकली तो होते नहीं है, तो मतलब उतना ध्यान देके वैसे भी नाम नहीं बनाते। तो ये देखो मिथाइलिन लिखा, फिर क्लोराइड लिखा। अब दो भाई देखो मिथाइलिन भी दो थे, क्लोरीन भी दो थे, तो इनको एक जैसे लगे तो इन्होंने एक ही में नाम डाल दिया, और इनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। जैसे इसको तो अमेरिका की अथॉरिटी मिली रहती है आईयूपीएसी नेम को, इसको तो नहीं मिली रहती, तो ये वैसे भी लिख देते हैं। अब CHCl थी टू मच इम्पॉर्टेंट, अभी हम इसी चैप्टर में आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे CHI3 लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे ब्रोमीन, सेम सेम स्ट्रक्चर है तीनों, बस हेलोजन का फर्क है, और नेम जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अब जैसे ये है कि देखो CCl4 है, यहाँ पे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, वैसे तो मैं इसको पाइरीन भी कह देती हूँ, और इस पाइरीन के बारे में भी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगी। अब देखो यहाँ पे जो CH3 था दैट इज CH3 CH2F है, ये है N प्रोफाइल। N इज जस्ट रिलेटेड, ये कोई नंबर को नहीं शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नॉर्मल चेन को, ठीक है। तो यहाँ पे N प्रोफाइल हो गया, और फ्लोराइड हो गया, कि नॉर्मल चेन थी हमारी प्रोफाइल की जो कि इसी से अटैच थी, और फिर उसके बाद फ्लोराइड भी हुआ, तो वही चीज है। और आईयूपीएसी नेम अगेन काउंट करके लिख देना, और ये आईयूपीएससी पे क्वेश्चन है, कर ले। फिर अब देखो इसके बाद हम यहाँ पे अब अगले इस पे आ गए हैं, मतलब अगले पॉइंट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ एक्स
बॉन्ड। तो अब इस नेचर ऑफ एक्स बॉन्ड में क्या पढ़ेंगे, अगर मान लो मेरा कार्बन जो है वो किसी हेलोजन से अटैच है, भाई हेलोजन के पास तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े रहते हैं, और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे, यहाँ से निकलेगा, निकला नेगेटिव चार्ज लेके निकला, पीछे की तरफ क्या छोड़ गया, पॉजिटिव। अभी मैं आपको जो रेजोनेंस होता है ना, वो भी अभी आगे के चैप्टर में थोड़ा अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। तो उसमें भी मेनली यही होता है, रेजोनेंस में भी क्या होता है, एक चलो आपको मैं अभी छोटी सी एक ट्रिक बता देती हूँ, जो कि आप फॉलो करोगे और एग्जाम में बना के आओगे तो एग्जामिनर ऐसे ही खुश हो जाएगा। तो देखो ये हमारा बेंजीन रिंग, सिमेट्रिसिटी है बढ़िया। अब देखो बॉन्ड मैंने तोड़ा, कहीं से भी तोड़ सकती हूँ मैं, जहां पे एरो होगा वहीं पे हमारा नेगेटिव साइन, यहाँ पे अब अगला वाला बनाया मैंने नेगेटिव साइन। ये एक मतलब याद करके रखो कि जहां पे भी एरो का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहीं पे नेगेटिव पॉइंट। अब भाई जब ये नेगेटिव पॉइंट दे रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव भी तो होगा, तो इसके जस्ट पीछे जहां जहां ये छूटता जा रहा है वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। और अब इस मतलब सेम ही बेंजीन का जो अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो पहले से तो डिफरेंट होगा। हाँ देखो अब ये पूरा डिफरेंट हो गया, सिंपल वही है, अब एरो इसके डायरेक्शन में है, ठीक है, इसके इधर की तरफ है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे नीचे ये तो कॉमन सी बात है और समझने वाली भी बात है। अब देखो फ्लोरीन होता है, नॉर्मली हम यही तो पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमारे साथ मेनली साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करेगा तो उसके हिसाब से अगर हम डिपेंडेंट देखें तो हम कर सकते हैं, साइज इंक्रीज करा, भाई साइज इंक्रीज, लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम दैट इज योर क्लोरीन, और मतलब फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन साइज इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा, सेम है। अब इसको मैंने मार्क करा है तो ये टू मच इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसका एक एक लाइन पहले पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं कि कह क्या रहे हैं भाई। देखो तो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो देखो बच्चों, तो अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा ऑफ एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेशन हेलोजन एसिड, phosphorus halide or thionyl chloride. Thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with gases such as sulfur dioxide and HCl। तो इसमें ये मेनली यही बात कर रहा है कि जो हम थायोनाइल क्लोराइड की जो रिएक्शन करते हैं, अब इसको तो उतना सीक्वेंस पता नहीं होता है, देखो ये पहली लाइन को इसने लास्ट में एक्सप्लेन करा है, बट स्टिल कोई नहीं। देखो ये रहा हमारा, इसको हम क्या कह देते हैं, थायोनाइल क्लोराइड, राइट, इसको हम क्या कह देंगे, थायोनाइल का क्लोराइड। जब हम इसको थायोनाइल क्लोराइड कह देते हैं तो ये कहता है कि भाई मैं जितनी भी ऊपर से जितनी भी नीचे तक रिएक्शन कर रहा हूँ उसमें सबसे अच्छी मेरे को ये वाली लगती है, सबसे फेमस रिएक्शन, मतलब फेवरेट है ये इसकी रिएक्शन। क्यों है फेवरेट, देखो क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड फॉर्म्ड हुआ ये बहुत ज्यादा प्योर है, मतलब इसमें ये समझ लो कि 99% ये प्योर वाला ही कंपाउंड है, क्योंकि बाकी की जो ये चीज निकल रही है ना इधर से, ये सारी गैसेस के फॉर्म में निकल रही है, और जब गैसेस का तो काम ही है सारी बाहर निकल जाएगी तो हमें प्योर फॉर्म मिलेगी, और प्योर फॉर्म ही तो हम चाहते हैं, और इतनी प्योरिटी और कहीं मिलेगी नहीं। तो ये वही कहता है कि मतलब मेरे पास जितनी भी रिएक्शन है उसमें ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है, और इसलिए हम मेनली हम इसको मतलब वॉलेटाइल वाली रिएक्शन भी कह देते हैं, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका नेचर जो है वो मतलब एस्केप होने की उनके अंदर टेंडेंसी, इसलिए हम ऐसी रिएक्शन को ही वॉलेटाइल कह देते हैं। रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl require the presence of a catalyst, that is your zinc chloride. With tertiary alcohol, the reaction is conducted by simply shaking the alcohol with concentrated HCl at room temperature। तो अब ये इसमें तो मेनली ये किसकी बात कर रहा है, लुकास रिएजेंट की। अब ये यही कहता है कि जो कहीं ना कहीं हमें कह रही है, इन शॉर्टकट ही कह रही है, लेकिन ये बात कर रही है लुकास रिएजेंट की। तो लुका रिएजेंट में ये सबसे पहले तो ये कहती है भाई कि कार्बोकेटाइन के बेसिस पे है ये। अब देखो जैसे कि हमारा यहाँ पे हमने लगाया OH वाला ग्रुप, एंड देन हम इसके बाद यहाँ पे OH वाला ग्रुप लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे HCl लगाएंगे, देन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, जैसे कि इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया। अब देखो ये वाली रिएक्शन ये यहाँ से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, हमारा जो यहाँ पे जो नया कंपाउंड हो जाएगा वो मेनली क्या बन जाएगा, कार्बन का मतलब जो भी कार्बन की चेंज है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगी। तो ये कहता है कि ये वाली जो रिएक्शन होती है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। तो हमें पता है कि जो कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है, तो हमने पढ़ा भी होगा उसमें 11th क्लास में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री। और यही बिल्कुल मतलब बिल्कुल सेम ट्रेंड जो होता है ना वो फ्री रेडिकल के साथ भी होता है, तो फ्री रेडिकल के साथ भी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म चलेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। फिर अगर हम कार्बोकेटाइन की मेनली स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो हम कैसे बात करेंगे वो समझो, कि हमने कार्बोकेटाइन लिखा, फिर क्या लिखेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, 2 डिग्री, मतलब यही ट्रेंड बिल्कुल हमारा फ्री रेडिकल के साथ भी चलता है।
और जो कार्ब एनायन होता है ना, उसका ट्रेंड जस्ट इसके अपोजिट चलता है। और उसके केस में हमारा फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, कुछ ऐसा केस चलेगा। किसके केस में? कार्बो एनायन के केस में। ये चीज जो होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होती है और आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे हमारा सिंगल वाला बना। फिर ऐसे करके ही अगर मान लो, यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल और लिख लेती हूँ। जैसे हमारा अल्कोहल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दरली 2 से अटैच है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 3 से अटैच है। ठीक है, यही वाला अल्कोहल वाला ग्रुप, और रिएजेंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसमें सबसे तेजी से रिएक्शन कौन देगा? ये देगा। क्यों देगा भाई? सबको स्टेबिलिटी चाहिए। अगेन वही सेम रीजन कि स्टेबिलिटी के लिए। और ये, और अगर और ज्यादा डिटेल में लिखना है तो ये लिख देना कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी का ट्रेंड है वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होता है। तो इसमें एक तो टेम्परेचर भी कम लगेगा, इसका टेम्परेचर जो होगा वो भी कम लगेगा, और साथ में ये जिंक क्लोराइड वाली बात तो है कि ये रिएक्शन भी क्या देगा? एकदम तेज। कहते हैं constant boiling with HBr, that is 48%, is using for preparing alkyl bromide. Good yields of Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% or through phosphoric acid. The order of reactivity of halo acid is, अब ये इन्होंने रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर कह दिया, और ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा किसके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इस कार्बोकेटाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वाली बात जो है वो बिल्कुल सेम सी है। फिर अगला देखो, यहाँ पे क्या लिखते हैं? फोस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, यानी PbR3, राइट, एंड ट्राई आयोडाइड Pi3, ठीक, are usually generated in C2, produced in the reaction mixture by the reaction of red phosphorus with bromine and iodine respectively। मतलब ये मेनली अगर मैं देखूं कि ये वाली लाइन एक बार फिर से पढ़ते हैं, by the reaction of red phosphorus with bromine and iodine respectively, कि मतलब किस तरह ये रिएक्शन करेगा उसके साथ। अब देखो, मतलब ऊपर वाली बात तो पढ़ ली, अब एक एक करके रिएक्शन पढ़ते हैं। ये वाली रिएक्शन मैंने यहाँ पे बता दी, जो कि ल्यूकास वाली रिएक्शन है। अब ये NaBr था नॉर्मली। अब क्या होगा कि यहाँ से H2SO4 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिएक्शन करता है, और ये स्ट्रॉन्ग एजेंट तो है ही। मतलब बॉस कहते हैं इसको, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से स्ट्रॉन्ग है नहीं कुछ। तो यहाँ पे देखो, अब ये रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे भी डाइल्यूट फॉर्म ही यूज करा होगा, अब डायरेक्ट तो यूज नहीं करा होगा। तो अब देखो, ROH है, यहाँ पे OH वाला ग्रुप है, NaBr वाला ग्रुप है। अब Na पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब H2SO4 में भी क्या होता है? H2SO4 में मेन बस इतना याद रख लो, यहाँ पे H पॉजिटिव निकलेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा? HSO4 नेगेटिव, और H पॉजिटिव जा करके फिर किसके साथ रह जाएगा? मतलब ये यही H पॉजिटिव जो है वो इस OH के साथ रिएक्ट करेगा, इस H पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे O पे कैसे चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव को क्या पसंद है? यहाँ पे अब देखो, O पे कैसे चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये पूरा OH ग्रुप को ही निकाल करके ले जाएगा यहाँ। तो देखो, अब यहाँ से सिंपल सी रिएक्शन है ये, कि अब ये देखो OH वाला ग्रुप यहाँ पे बचा, ठीक। अब OH वाला ग्रुप जो बचा है वो पूरा निकलेगा OH ग्रुप। यहाँ पे क्या चीज रह गई? R, मतलब R के साथ जो चीज रहेगी वो R पॉजिटिव रह जाएगी। अब ये पॉजिटिव हुआ तो इसको क्या पसंद होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो ब्रोमीन बचा हुआ है, और ये साथ में यहाँ से Na पॉजिटिव, ये H2, मतलब इसने तो वाटर बना लिया इस वाले H पॉजिटिव के साथ, इस वाले H पॉजिटिव के साथ, और साथ में H2SO4 के साथ ये रिएक्शन मतलब आगे फॉरवर्ड कर रहा है। फिर उसके बाद देखो, ROH है, PX3 वाली रिएक्शन। ये तो नॉर्मली रिएक्शन होती है, RX हो जाएगा H3PO3। अगेन मैं इसका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी, उसमें और टाइम लगेगा। फिर देखो PCl5 है, PCl5 के साथ भी बिल्कुल सेम रिएक्शन करेगा। इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि इसके बाई प्रोडक्ट एकदम रट जाओ, कि मतलब आने ही है पेपर में, अब किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन इसके बाई प्रोडक्ट जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होंगे ही। चलो फिर अगला पढ़ते हैं। रिएक्शन बताई दी थी मैंने, एक रेड फोस्फोरस वाली ये रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि रेड फोस्फोरस के प्रेजेंस में किस तरह रिएक्शन होती है। और यहाँ पे एक्स में हम ब्रोमीन और आयोडीन ही लेंगे। देखो, जैसे हम यहाँ पे एक्स जो आएगा नॉर्मली ब्रोमीन और आयोडीन ही आएगा, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एक्स इज नेवर एवर इक्वल्स टू फ्लोरीन। अभी हम आगे इसका रीजन पढ़ेंगे कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन जैसा रिएक्टिव एजेंट पूरे हेलोजन में कोई नहीं है। फ्लोरीन टू मच रिएक्टिव होता है। अब इन्होंने यही वाली बात इसके अंदर भी लिख दी होगी, बिल्कुल सेम वाली बात। तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक ये थोड़ी सी नई बात मेरे को यहाँ से लग रही है, दैट इज ये लिखते हैं यहाँ पे, देखो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। और ये मतलब इसको तोड़ना जो होगा वो थोड़ा सा मुश्किल सा होगा। क्यों होगा? अब देखो, ये कहते हैं कि जो कार्बन हेलाइड वाला बॉन्ड है वो वीकर बॉन्ड है भाई, टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बट अगर मैं इस बेंजीन रिंग के साथ, ये रही आपकी बेंजीन रिंग, इसके साथ क्लोरीन जोड़ दूं और इसको सोचूं कि भाई तू भी टूट जा, तो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जैसी यहाँ पे चीजें आ जाती है। और जब पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, अगर जब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो उसकी वजह से इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये चीज जो होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। और जब स्ट्रांग बनी तो हम इसको कैसे ही तोड़ सकते हैं? वही चीज है, इसलिए हम इसको नहीं तोड़ सकते। वही वाला रीजन लिखा है, रीजन सेम लिख देना, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर और साथ में स्ट्रक्चर बना देना। फिर अब देखो यहाँ पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वाली बात हमारा है हेलो एल्केन। अब इसके बाद हम देखो क्लोरीन के प्रेजेंस में और यूवी लाइट के प्रेजेंस में जहां पे भी यूवी लाइट आ जाए ना, इसका मतलब 110% क्या लगने वाला है? फ्री रेडिकल। और उस फ्री रेडिकल में भी हमारा देखो क्लोरीन के पास दो चॉइस है भाई। अब दो चॉइस क्या है? और मतलब फ्री रेडिकल में तो ऐसा होता है कि जितने प्रोडक्ट हो सकते हैं ना पॉसिबल, वो सारे बनेंगे, चाहे उसका परसेंटेज कम हो ज्यादा हो, वैसे तो इक्वल ही होता है ज्यादा केसेस में, तो सारे प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसने वही करा। अब देखो इसमें कितने तरीके के कार्बन है, तो आप कहोगे 4 तरीके के, लेकिन 4 तरीके नहीं। ये देखो 1 डिग्री का ये कार्बन हुआ, देन ये देखो ये 2 डिग्री का कार्बन, तो 1 और 2 डिग्री का है। मैंने क्या कहा कि इक्वल अमाउंट में बनेंगे, तो एक क्लोरीन यहाँ पे, मतलब इसमें से किसी भी 2 डिग्री पे, या फिर एक क्लोरीन यहाँ पे, इस तरह से जुड़ जाएगा। मतलब फ्री रेडिकल का मतलब ये होता है कि सिंगल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक रेडिकल बचा, यहाँ पे एक रेडिकल, और फिर बाद में जाकर के ये दोनों रेडिकल जस्ट किसी भी के साथ मतलब बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक एल्कीन है जो कि कन्वर्ट कर दूंगी मैं एल्काइल हैलाइड के साथ विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें भी वही है, मतलब कॉमन सी रिएक्शन है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, दोनों साइड सिमेट्रिसिटी, तो ये कहीं भी टूट सकते हैं, इस साइड उस साइड। मैं इसको राइट हैंड साइड तोड़ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से टूटा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज था, अब इन्होंने अपोजिट ले रखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, और फिर से वो सिमेट्रिसिटी वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं। प्रोपीन yields टू प्रोडक्ट, however only one predominate as Markovnikov rule। अब देखो ये कहते हैं कि हमारे पास प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर था। अब प्रोटीन की टेंडेंसी है कि ये 2 तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब उसमें भी ये कैसे फॉर्म करेगा वो समझो। अब इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। अब डबल बॉन्ड भी तो वही चाहेगा ना कि जहाँ उसके साइड टूटू जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, जहाँ पे ब्रांचिंग कम हो। और ब्रांचिंग कम कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर ये भी हम इसके साथ मेनली कर सकते हैं, हम मेजर माइनर का थोड़ा सा मैं कंसेप्ट यहाँ पे बता रही हूँ आपको, वो समझो। दैट इज CH3 था, CH है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा CH2, फाइन। अब देखो यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया, अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने बचे? अल्फा हाइड्रोजन 3 बचे। अल्फा हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले को ही हम क्या कह देते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। बढ़िया। फिर अगला केस लिया। अब आप कहोगे कि मैंने वहीं से क्यों तोड़ा, मतलब उसी साइड को क्यों तोड़ा? चलो मैं इस साइड तोड़ देती हूँ। यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अगेन है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे फिर क्या आएगा? यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अब कोई क्वेश्चन पूछे कि इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो कितने हुए? 0। अब इस वाले को आप नहीं ले सकते, ये नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इन द सेंस कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ कोई अटैच है कार्बन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 हो, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 3। अब देखो ये उसी तरह आयोडीन को लगाया होगा। अब देखो इसने अगर, अब आयोडीन कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब आयोडीन अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये चीज नेगेटिव चार्ज है, अब ये जाकर के इस पे अटैक करेगी। क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा थे तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेजर फॉर्म हुआ। और अगर हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम बनी, स्टेबिलिटी कम बनी, तो ये फिर हमारा माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये डिफरेंस है मेनली मेजर और माइनर में। मार्कोनिकॉफ रूल पे ये बेस्ड है, हमने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में आई थिंक। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ में पूरा डिफरेंस इन फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर अगला देखो एडिशन है किसका? विसिनल डाइब्रोमाइड। अब एक और बात मैं बता देती हूँ, देखो अगर आपको CCl4, ठीक है, यूवी रेडिएशन, ये दूसरी रिएक्शन है जो ऊपर पड़ी थी, तो ये जहां पे भी रिएजेंट दिख जाए ना, आप मूव करके लिख दो फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन ही कहलाएगी ये। तो हमने वही करा, फ्री रेडिकल रिएक्शन वाला ही बिल्कुल मैकेनिज्म लगेगा यहाँ पे। जैसे ही दिखा डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, फ्री रेडिकल का भी सिखाया था, जहां भी बॉन्ड दिख जाए
तोड़ दो, इक्वल में बांट दो, बांटने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये इसका फ्री रेडिकल इधर, एक फ्री रेडिकल इधर। अब जैसे ही फ्री रेडिकल ये जो थे खुले खुले, वो जाकर के ब्रोमीन से रिएक्ट कर जाएंगे और ये कुछ इस तरीके से इसकी अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं आगे देखूं तो यही रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट होती है, मैंने रिएजेंट के हिसाब से आपको बता दिया। और ये इसका नाम दे रखा है विसिनल, इन द सेंस अब समझ जाओ किस लिए विसिनल बोला गया है। फिर अगला देखो, फिर ये एग्जांपल्स है, इसका क्या क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरोस्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन। अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ये क्वेश्चन लगता टफ है और आता भी है इवन बोर्ड में, बेशक से आप इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करते, लेकिन है इजी, कोई इसमें वो नहीं है। इसमें यही होगा कि आप क्लोरीन को मतलब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो देखो इन्होंने पहला मतलब, अब इसमें आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी आपने फाइंड करा। तो क्लोरीन को 1 डिग्री पे लगाया और यहीं पे क्लोरीन को देखो 2 डिग्री पे लगाया, यहीं पे क्लोरीन पे मेनली ये देखो यहाँ पे लगा दिया, मतलब किसी भी तरीके से बस नाम अलग होना चाहिए उसका। लेकिन ये है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए तो एक बार इसको जरूर पढ़ लेना कि सही करा है या फिर कुछ एलिमेंट रह गए हैं, कुछ की और चेन बनानी थी, कम है ज्यादा है, ये चेक जरूर कर लेना, ऐसे मत छोड़ के आना है क्वेश्चन। और ये आता भी फिर अच्छे है, 4-5 नंबर में तो आएगा ही कम से कम। फिर उसके बाद देखो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये भी अगेन टू मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। और इसी का भाई अभी आगे आएगा, ये तो चलो फिंकलस्टीन है, इसी का भाई जो वो होता है स्वार्ट्स वाला रिएक्शन, वो भी आगे आएगा। तो हमारे सर तो ऐसे कहते थे स्वार्ट्स करेगा फ्लाई और फिंकलस्टीन के पास भी है फ्लाई करने वाली बात। तो अब देखो यहाँ पे है सोडियम आयोडाइड, यहाँ पे Ri, यहाँ पे NX। अब ये मतलब किस तरीके से रिएक्शन कैसे होगी वो समझाती हूँ मैं। तो उसमें रिएक्शन के लिए देखो, एक्स बहुत कॉमन रिएक्शन है, एक्स निकला, एक्स निकलेगा, यहाँ से एक्स निकल गया, राइट। यहाँ से जब एक्स निकला, यहाँ पे Na पॉजिटिव आई, वही क्रॉस है, बैक एंड क्रॉस है, Na पॉजिटिव टू मच पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, बैक क्रॉस करो, कर लेगा अगेन। अब यहाँ पे मैंने किस किस को इंक्लूड करा है, क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरे मतलब जितनी भी मेरी हेलोजन साइकिल थी ना, उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन को इंक्लूड करा, ना तो मैंने आयोडीन को करा है, ना ही मैंने फ्लोरीन को करा है। फ्लोरीन के साथ अगेन टू मच रिएक्टिव, और आयोडीन अगर रिएक्शन करता भी है ना, तो उसके साथ एक दिक्कत होती है कि ये जो है वो रिवर्स रिएक्शन को फॉलो करता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन तो हम ऐसे नहीं करवाना चाहते। फिर देखो एक और इसकी कंडीशन है कि इसको करना है तो एसीटोन के प्रेजेंस में करना है, और ये हमारा क्या हो गया, एसीटोन वाला ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब एसीटोन वाला मॉलिक्यूल तो ये हो गया, ठीक है। अभी रुको एक थोड़ा साफ करके लिख देती हूँ। तो ये हमारी चीज होगी, वो हमारी एसीटोन के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। थोड़ी राइटिंग गंदी है आई नो, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि समझाने का तरीका मेरा ठीक है, लेकिन राइटिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है जी। तो फिर इसके बाद हम करते हैं, ये फैसिलिटेट करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन, ली चैटर्लियर प्रिंसिपल, अगेन 11th का क्वेश्चन। ली चैटर्लियर प्रिंसिपल तो यही हमने सीखा था, उसमें आपने पढ़ा होगा ये मेनली इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, तो अब हम उसके डिटेल में नहीं करेंगे, और ना आपसे आई थिंक कोई पूछेगा ये कि इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में क्या चीज थी, इसकी पूरी थ्योरम होती है, वो तो अब मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो देखो ये रिवर्सिबल वाला रिएक्शन था। अब देखो इसका भाई भी आ गया स्वार्ट्स वाला रिएक्शन, जो कि अभी मैंने बोला था। इसमें भी सेम मैकेनिज्म, सबको पता ही है कि Ag पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये अब नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अच्छा चलो, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, अभी तो मैंने ये कह दिया था ऊपर भाई कि फ्लोरीन जो होता है वो तो रिएक्टिव टू मच होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो फिर हमने इस रिएक्शन में क्यों यूज करा, इसलिए यूज करा क्योंकि ए पॉजिटिव जो है उसके पास बहुत ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर है, और जहाँ पे हमारा कोवेलेंट करेक्टर होता है ना, और कोवेलेंट करेक्टर में भी जिसका साइज छोटा होता है, यानी जिसका साइज कम होता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो ये फ्लोरीन अगर ज्यादा रिएक्टिव भी है ना, तो ये चीज इसको मैनेज कर लेगी, क्योंकि ये टू मच स्टेबल है, ठीक है। जब स्टेबल है, साइज छोटा है, इसी वजह से ये फ्लोरीन हमारा मैनेज हो पाया है, अदरवाइज ये फ्लोरीन उतना मैनेज नहीं हो पाता।
और ये जितने भी ग्रुप है दैट इज और कोबाल्ट SbF3, ये सारे ही मतलब इनका साइज मतलब इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर इनके अंदर होता है कि ये मैनेज कर लेता है आसान से Ag पॉजिटिव Hg पॉजिटिव मरकरी जो है, ठीक है। ये सब इसी वजह से इसको मतलब लिए रहते हैं कि इनके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। मेनली रीजन आप लिख सकते हो कि कोवेलेंट करेक्टर, राइट। अब देखो, अब हेलोइडीन के बारे में बात करते हैं। तो हेलोइडीन की सबसे कॉमन रिएक्शन हमने ले लिया टोलू भाई, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा किसको, अपने टोलू भाई को। तो टोलू भाई यहाँ पे थे, यहाँ पे था हमारा हेलोजन वाला कंपाउंड, ये चीज टूटी, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब आपको भी पता है कि जो हमारा टोलीन है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इस पे जो मिथाइल ग्रुप लग रखा है वो कैसा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो इसकी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, इसलिए इसका अटैक जो होगा, जो भी हमारा हेलोजन है उसका अटैक जो होगा वो कहाँ पे होगा, ऑर्थो वाले पोजीशन पे या फिर पैरा वाले पोजीशन पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलो, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी, इसने यहीं पर अटैक करा। अब आप कहोगे भाई कि हेलोजन जो होता है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, दोनों साइड ही नेगेटिव चार्ज है, तो जब हेलोजन नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव नेगेटिव को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। बट नहीं, हेलोजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन अपनी डेंसिटी को पूरा करने के लिए, यही नेगेटिव चार्ज उसको चाहिए, क्योंकि अभी इस बॉन्ड को मैंने तोड़ा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ ये। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन रिच वाले प्लेस पे जाकर के अटैक कर देगा। फिर अब देखो, इस वाले पैराग्राफ को भी मैंने हाईलाइट करा है, मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ, आप पढ़ तो खुद भी लोगे। तो देखो, इसमें मेनली ये बोला हुआ है कि ऑर्थो और पैरा वाला हेलोटोलीन एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है। तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, और जब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो हम इसको आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे HI और फ्लोरीन वाले कंपाउंड की वही बिल्कुल सेम बात की गई है जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब देखो, अब वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन जितना बार बोलूं उतना कम है, हर जगह आता है, दैट इज योर सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, देखो वैसे तो ये रिएक्शन मोस्टली बच्चों को याद रहती है, लेकिन स्टिल अगर आपको नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो और रिएक्शन डन। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है डीसी, डीसी इन द सेंस डाइजोनियम क्लोराइड है, डाइजोनियम बेंजीन क्लोराइड जो भी होता है, बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो भी आपको हो, मैंने यहाँ पे उसको डीसी से रिप्रेजेंट करा है। तो पहली रिएक्शन होती है, मतलब इसके साथ जितनी भी आगे रिएक्शन है वो सारी इसी से कनेक्ट हो रही है, हो रखी है यहाँ पे। तो देखो लिखा है डीसी ने सैंड में कॉपर हेलाइड डाला, तो डीसी ने सैंड में कॉपर हेलाइड डाला, यानी एक कॉपर हेलाइड वाली रिएक्शन आएगी। अभी आएगी तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ये देखो, ये रहा कॉपर हेलाइड, ये रहा हमारा डीसी। चलो साथ के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो डीसी ने सेंड में, सेंड इन द सेंस सेंड मेयर वाली रिएक्शन, कॉपर हेलाइड डाला, डाल दिया कॉपर हेलाइड, ये चीज बन गई, नाइट्रोजन निकल गया। और हेलाइड में हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, क्लोरीन और ब्रोमीन। आयोडीन और फ्लोरीन की कहानी तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं। फिर देखो यहाँ पे डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला। अब हेलाइड वाली जो रिएक्शन है, इसको तो मेनली हम कौन सी रिएक्शन कह देते हैं, सेंड मेयर वाली रिएक्शन, सेंड मेयर वाली रिएक्शन, राइट। अब अगर मैं इसके नेक्स्ट वाले की तरफ मूव करूं तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला, पूरा है इसका मीनिंग, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। गटर इन द सेंस गेटरमैन रिएक्शन, कॉपर पाउडर इन द सेंस कि हम कॉपर पाउडर का यूज करते हैं। तो डीसी ने गटर में क्या डाल दिया, कॉपर पाउडर डाल दिया, बहुत बड़ी। आई थिंक इसमें मेंशन नहीं है वो रिएक्शन जो मतलब इम्पोर्टेंट तो होती ही है। तो मैं अभी रुको, मैं साइड में 7 मिनट लिख देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं इधर साइड में। और ये रिएक्शन होती भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं इम्पोर्टेंट होती भी टू मच इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, हमने क्या बनाया, पहले डीसी को बनाएंगे, ये रहा हमारा डीसी भाई, ये रहे हमारे डीसी भाई साहब। अभी इसको देखो, इसको हमने ऐसे बड़ा करके लिखा, देन इसके बाद हम यहाँ पे HCl डालेंगे और हमारा कॉपर पाउडर था उसको डाल देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, मतलब बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन, मतलब बनेगा तो आपका क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, बस निकलते वक्त जो होंगे वो अलग अलग कंपाउंड होंगे, दैट इज H2 एंड N2 वाला कंपाउंड, यही जो है उसी को हम क्या कह देते हैं, गेटरमैन वाली रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी गेटरमैन वाली रिएक्शन। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो अगेन मैं दूसरी रिएक्शन लिख रही हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट तो है ही। N2Cl को अगर मैंने HbF4, ठीक है, H या तो HbF3 नेगेटिव लिखो या HbF4 लिखो, बात वहीं पड़ेगी। तो चलो पहले इसका बाय प्रोडक्ट लिख लेती हूँ मैं, इसके बाय प्रोडक्ट सबके ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक के भी बाय प्रोडक्ट को छोड़ के मत जाना। फिर यहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो हमारा क्लोरीन तो बाहर चला गया, यहाँ पे बचा क्या,
सिर्फ यहाँ पे मतलब 3 फ्लोरीन गए, अभी भी हमारे पास 1 फ्लोरीन बचा था, तो यहाँ पे फ्लोरीन बना दो, फ्लोरो वाला रिएक्शन बन जाएगा। इस वाले रिएक्शन को भी हम मेनली कौन सी वाली रिएक्शन कहते हैं, बाल-शीमैन रिएक्शन कह देते हैं। तो इसको भी हम क्या कह देंगे, बाल-शीमैन रिएक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे बाल-शीमैन वाली रिएक्शन होगी, इसके लिए भी मैंने लिखा है डीसी ने बचपन में फ्लाई करना सीख लिया। अगेन डीसी इन द सेंस वो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बचपन इन द सेंस ये HBF4 ले लो, या फिर बाल-शीमैन रिएक्शन जो भी आपको समझना है वो ले लो। लाइफ के ऐप से यहाँ पे याद कर लो कि यहाँ पे जो होगा फ्लोरोबेंजीन बनेगा और फ्लाई करना सीख लिया। तो अगेन ये रिएक्शन जो भी वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। और इसमें मैं यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने छोड़ दी थी, छोड़ी जानबूझ के थी। यहाँ पे ये रिएक्शन मेन है जो कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी। और ये चीज़ जो होती है वो क्योंकि 273 278 लगभग 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो ये चीज़ आएगी। या फिर आपको ये या तो ये रिएजेंट दिया हो या तो ये HNO2, यानी ये बहुत ज़्यादा ठंडक वाली रिएक्शन है ये, जिसमें हम यहाँ पे अमाइनो बेंजीन ले रहे हैं, वो चीज़ है। और इस तरह हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड का हो गया। अगेन मैं मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगी इसके, फिर वो लंबा पड़ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है और बाकी तो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, तो वो तो आपने करे ही होंगे, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है जो कि आते ही आते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन, वही वाली रिएक्शन, बेस्ट रिएक्शन, यील्ड बेस्ट रिएक्शन, वॉलेटाइल रिएक्शन, जो भी कह सकते हैं इसे, कुछ भी कहो लेकिन है रिएक्शन बेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब आपको दिक्कत होगी कि HCl को ले जाना कहाँ पे है। तो मैंने क्या कहा था, जहां रेजोनेंस वहां पे स्टेबिलिटी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को ना रेजोनेंस से सॉल्व करो। जैसे ही रेजोनेंस से सॉल्व करोगे तो आपका आधा कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अगेन पॉजिटिव, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, मैंने सिखाया था, डबल बॉन्ड, सिंगल एंड देन पॉजिटिव चार्ज। और बाकी की भी मैंने बता रखे आगे, तो वो पिछले ही उसमें देखना आप, पिछली स्लाइड में, मतलब 1-2 स्लाइड छोड़ के वहां पे मिल जाएगा कि रीजन क्या है यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से इसका अटैक यहीं पे होगा। अगेन द रीजन इज स्टेबिलिटी। अगला जो है ये देखो CH3NaI है, ये तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है, कॉमन है। यूवी लाइट मैंने सिखाया था कि किस पे बेस्ड होगा, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल जो होता है वो ये भी सिखा रखा है मैंने बहुत अच्छे तरीके से। जो फ्री रेडिकल वाली चीज है ना वो किस पे बेस्ड है, हमारे कार्बोकेटाइन पे। और जहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वहीं पे ब्रोमीन का अटैक। तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे हमें 2 डिग्री वाला दे रखा है, राइट। यहाँ पे हमें 2 डिग्री का दे रखा है और यहाँ पे हमें 1 डिग्री वाला कार्बन। तो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी, 2 डिग्री। 2 डिग्री की स्टेबिलिटी, तो अटैक कहाँ पे होगा ब्रोमीन का, 2 डिग्री पे, सेम रीजन। अब देखो HI वाला भी सेम है कि यहाँ से ये चीज हटेगी, CH3 के साथ कौन जुड़ जाएगा, HI। अगेन वही स्टेबिलिटी वाला रीजन, फ्री रेडिकल वाला रीजन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये फ्री रेडिकल बचा, जुड़ जाएगा आई नेगेटिव के साथ और साथ में हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। अगेन यूवी लाइट है, यूवी लाइट मतलब स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि अगर मान लो यहाँ पे था हमारा हाइड्रोजन जो कि इनविजिबल इन लोगों ने दिखाया नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, राइट। ये निकल गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन आकर के इस पे अटैक करेगा। क्यों करेगा भाई, स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस वाली बात, ठीक है। रेजोनेंस मतलब 99% आपका क्वेश्चन रेजोनेंस से ही सॉल्व होगा। चलो अब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये वाली लाइन अगेन उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जो है मैंने मार्क कर रखी है। इसमें देखो, जब भी हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो बस ये 2 लाइन में इस पैराग्राफ को मैंने पूरा खत्म कर रखा है, इसको समझ लो, बस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट इज और मॉलिकुलर मास जो है, ये यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए यूज करा हुआ है। तो देखो मॉलिकुलर मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी बॉइलिंग पॉइंट के, लेकिन ब्रांचिंग जहां भी हो जाती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। अब ब्रांचिंग में दिक्कत क्या होती है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है जी। तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ा तो उसकी स्टेबिलिटी जो होगी ना वो कम होगी। सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब मान लो, अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक समान का शेप जो है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें मैंने ये बाहर सर्कल लगाया, मतलब सर्कल ऐसे शो करने के लिए लगाया, इस तरीके का शेप है। और जबकि एक चीज का एक बिल्कुल ऐसे सा है, ठीक है, मतलब पैरेलली सब चीज अरेंज है। किसको आसान होगा रखना, किसको आसान होगा रखना, अगर मैं ऐसी ही चीज को 3-4 चीज को ऐसे ही रख दूं, मतलब साथ में ही बिल्कुल सेम शेप के साथ, ये चीज आसानी से टूट जाएगी, ब्रांचिंग होगी। लेकिन इस वाली चीज को रखना, मतलब इस वाली चीज को रखना आसान तो होगा, और आसान के साथ क्या होगा, स्ट्रांग भी होगा। जब स्ट्रांग होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो ब्रांचिंग बेसिस जो होगी वो कम होगी। अगेन मैंने यहाँ पे भी इसको किसके लिए डिनोट कर रखा है, सेम
मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। अब थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ लेंगे। अब इन्होंने थोड़ा से कंपाउंड के बारे में बताया, ये आपने 11th में ही पढ़ा होगा कि जो भी हमारे स्टार्टिंग के कंपाउंड होते हैं किसी भी, चाहे वो एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, स्टार्टिंग वाले कंपाउंड मेनली गैसियस नेचर के होते हैं, बाद वाले थोड़े से बीच में जाएंगे लिक्विड नेचर, और फिर उसके बाद जाएंगे तो सॉलिड नेचर। मेन रीजन इसमें वही मॉलिक्यूलर मास, वंडर वॉल फोर्स, और इसी की वजह से इसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। तो ये बहुत ही स्ट्रांगली पैक हो जाते हैं, और जब स्ट्रांगली पैक होंगे तो उसके अंदर जो स्पेस होगा वो तो घटेगा ही, यही है इसका मेन रीजन। तो आप अगर कोई पूछे तो इसमें 3 रीजन जरूर लिख के आना। एक तो वंडरवॉल फोर्स, राइट, वंडरवॉल फोर्स, उससे भी पहले मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो कि आपको लिखनी होगी। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे डायपोल है, वंडरवॉल फोर्स है, right, that is why the boiling point of chloride-bromide iodide are considerably higher than those of hydrocarbon of comparable molecular mass। अगेन इन्होंने ये लाइन पढ़ोगे तो अपने आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया ना तो ये लाइन कुछ नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। फिर इसके बाद ये देखो मैंने इसके अकॉर्डिंगली ही अरेंज करा है। यहाँ पे मॉलिकुलर मास के बेसिस पे इन्होंने लगाया, दैट इज योर आयोडीन का सबसे ज्यादा मॉलिकुलर मास, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सेम बिल्कुल सेम है सीधी। और वही वंडर वॉल फोर्स, मैग्नीट्यूड, मॉलिकुलर मास, वही वाली बात है, ठीक है, वही डायग्राम में भी बता रखा है। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं ये लोग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक हेलोएल्केन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। फॉर एग्जांपल ये वही वाली बात है, बिल्कुल सेम जो 2 लाइन में मैंने बता दी। डेंसिटी कहता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो जो भी हो ना भाई, मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखूंगा। दुश्मनी इन द सेंस कि मैं हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रहूंगा, तुम किसी को भी ले आओ। अब ये नहीं कि तुम अपोजिट वाली चीज को ला रहे हो, नहीं, जो कि मतलब डायरेक्टली हम कह रहे हैं, यानी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मॉलिकुलर मास, योर मॉलिकुलर वेट, जो भी चीज है उसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट के भी। वही वाली बात इसमें लिखी हुई है कि जैसे जैसे मेरा मॉलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे उस चीज की डेंसिटी भी बढ़ रही होगी। अब सॉल्युबिलिटी वाली बात, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो मेन रीजन है ये तो टू मच इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। अब ये पूरे पैराग्राफ में ये क्या कहता है वो समझो। तो हम सबसे पहले चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं एंड हेलो एल्कीन पढ़ रहे हैं। तो हेलो एल्केन जो होगा वो ऐसा समझ लो कि बेसिक कंपाउंड है, और जो बेसिक कंपाउंड होता है उसकी उतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं है, उसकी पावर जो है वो लो है। सिंपल शब्दों में समझो, पावर लो है। जब पावर लो है तो उसके पास इतनी टेंडेंसी कहाँ से होगी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके पानी के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पढ़ा हुआ है कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होता है तो वाटर के साथ वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो इनसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, और अगर सॉल्युबल होगा भी तो वो वार्म वाटर के अंदर होगा, और वार्म वाटर भी वो स्टीम वाला वाटर, कोई ऐसा वैसा वाटर नहीं। तो इसलिए कम सॉल्युबल है, ठीक है, कम सॉल्युबल है, वही है। इसकी पावर उतनी है नहीं, उसके पास बॉन्ड इतनी एनर्जी है नहीं। मेन इन्होंने ये रीजन लिखा है यहाँ पे भी कि मतलब इसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपने बॉन्ड को तोड़े और नया बॉन्ड बना सके किसके साथ, वाटर के साथ। इसलिए इसके अंदर कम सॉल्युबल होता है या फिर नहीं सॉल्युबल होता है। जबकि हेलो एल्केन, अब वही दूसरी बात देखो, जो हेलो एल्केन है वो डिजोल्व हो जाता है आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। क्यों? रीजन इज दैट कि हेलो एल्केन में ऐसा नहीं है कि अब पावर आ गया, अब ये पावरफुल बन गया, नहीं, अब ये शक्तिमान बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो खुद ही शक्तिमान है, और जब ये शक्तिमान है तो इसके अंदर इतनी टेंडेंसी है ना भाई कि ये से बॉन्ड तोड़वा भी लेगा, बनवा भी लेगा, और इसको डिसॉल्व भी कर लेगा। ये मतलब 3 फंक्शन तो ये करेगा ही करेगा, और इस तरह ये हेलो एल्केन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। यही रीजन है, और यही इस पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है। चलो फिर हम अगली वाली रिएक्शन पे बढ़ते हैं, दैट इज ऑन केमिकल रिएक्शन, जिसमें यहाँ पे 3 स्टेप में इन्होंने लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। मतलब इन्होंने ये बोला है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को पहले फॉलो करो, और अगर इससे ना हो तो इसको फॉलो करो, और फिर इससे भी ना हो तो फिर वो मेटल वाली रिएक्शन को फॉलो करो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे वर्ड आए, जहाँ पे वर्ड न्यूक्लियोफाइल आए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो वो अटैक किसको ढूंढ रही होगी, जिसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रही होगी, तो उसकी नजर किस पे टिकी होने वाली है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले पे। तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे टिकी होगी, तो अब देखो, अब इस पूरे पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है इतना सारा, मैं अब ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास क्या था यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल, जैसे नाम है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। हेलोजन है ये, नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज।
नाम से ही पता चल रहा है कि हमने प्रायोरिटी किसको दी है, न्यूक्लियोफाइल को। जब न्यूक्लियोफाइल को प्रायोरिटी दी है तो रिएक्शन करने में पहले कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल ही आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होगा, इसको कहेगा निकल जा भाई, चल तू निकल यहाँ से। अब ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे हमारा हेलोजन निकल गया, जस्ट एक्सीट आउट हो गया। अब यहीं पे इसमें इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल का पहला अटैक होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसी पे बेस्ड हमने नीचे रिएक्शन को परफॉर्म करा हुआ है। दैट इज है तो वैसे ये भी कॉमन सी रिएक्शन, इसमें भी वही होगा, Na पॉजिटिव OH पॉजिटिव और फिर ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगी। सिंपल ऐसे ही हमारा वाटर के साथ भी होगा। ये देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आर न्यूक्लियोफाइल क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट, यानी जो मेनली क्लास है, यानी मेनली क्लास इन द सेंस। तो देखो इस टेबल को समझते हैं। ये टेबल कुछ ज्यादा इतनी ज्यादा मतलब वो टफ सी नहीं है तो इजी, लेकिन अगर मैं समझाऊं कि मतलब किस तरह से आपको समझ आएगी ये टेबल, तो वो सुनो। यहाँ पे हमारा है NaOH ग्रुप, यहाँ पे है हमारा OH नेगेटिव ग्रुप, यहाँ पे है हमारा ROH ग्रुप और यहाँ पे हमारा अल्कोहल वाला ग्रुप, राइट। अब रिएजेंट लिखा है, न्यूक्लियोफाइल लिखा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा है और सब्स्टिट्यूशन होने के बाद रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, तो वो क्लास भी लिखी है, ठीक है। तो हाँ हमने यहाँ पे रिएजेंट लिखा, फिर जो भी न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल यूज कर लिया, रिएजेंट यूज कर लिया, अब दोनों दो चीज यूज करिए, वो रिएक्शन तो करेंगे ही आपस में। तो बस फिर रिएक्शन करा उन्होंने आर वाले मॉलिक्यूल के साथ, और आर को हमने किसके साथ जोड़ दिया, न्यूक्लियोफाइल के साथ। और उसके बाद जो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा NaOH हुआ, यहाँ पे OH नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे ROH ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल, यहाँ पे वाटर के साथ भी सेम प्रोसेस, ईथर के साथ भी सेम प्रोसेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो मतलब ये देखो आर ग्रुप तो था ही, आर पे तो ऐसे भी यहाँ पे देखो, अब यहाँ से ये चीज समझ गए ना, तो मतलब पूरी लाइन समझ गए। आर कैसे है, पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल कैसे है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरीके से आप जोड़ते जाओ, मतलब बन जाएगी रिएक्शन। अब कुछ चीज जो आपको इस रिएक्शन में आने मतलब समझने में दिक्कत होगी वो समझा देती हूँ मैं, जस्ट वेट। ये वाली सिंपल है, सिंपल यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन में क्या होगा कि साइनाइड है, देखने में तो सेम लग रहे हैं भाई, मेरे को भी सेम लगे थे पहली बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सेम लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस पहला कंपाउंड अलग है बस, और तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है। चलो तो इस पहले वाले कंपाउंड को ही सबके लिख लेते हैं, के पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, के पॉजिटिव एंड अगेन Ag पॉजिटिव। बढ़िया, हमें पता है दैट इज योर साइनाइड वाली रिएक्शन। साइनाइड जो है वो कैसा रिएजेंट है, MV डेंट वाला रिएजेंट है। अभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी हम आपको ही आगे पढ़ाएंगे, तो अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, जस्ट वेट। तो देखो एम्फी डेंट ये लिगेंड हम इसे आगे पढ़ते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा होगा और साथ में कार्बन तो कर ही रहा है। अब मुद्दे की बात ये है कि अटैक कौन करेगा जब दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये है हमारा आयनिक कंपाउंड, राइट। अब जब ये आयनिक कंपाउंड है, ये हमारा क्या बताया था मैंने पिछले ही उसमें बताया था एक दो स्लाइड पहले, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयनिक को क्या होता है कि ये मतलब टेंडेंसी रखता है मोर कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होए, और जबकि ये टेंडेंसी रखेगा कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में फॉर्म होए, और इसलिए इनका ये प्रोडक्ट बनता है, इसका ये मेन प्रोडक्ट बनता है। अगर ये क्वेश्चन आए ना पेपर में तो आयनिक और कोवेलेंट लिख दोगे तो उतने में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे NO2 में, अब मैं NO2 की भी कहानी बताती हूँ, बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं इसमें, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स के खाली, ठीक है। अब इसमें आपका नाइट्रोजन भी डोनेटिंग होता है, कभी कभी ऑक्सीजन भी डोनेटिंग होता है, डिपेंड करेगा। अब अगेन वही वाली रीजन की के पॉजिटिव को क्या चीज पसंद है यहाँ पे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होए, और इसको क्या पसंद है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होए, तो उसी तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को कर सके मेंटेन। अब Ag है, ये तो डायरेक्टली एस्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एस्टर वाला स्ट्रक्चर है। एस्टर का हम फिर आगे भी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एल्डिहाइड वाले में, वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे
तगड़ा वाला रिएजेंट, ये भी वही कॉमन सी रिएक्शन है। फिर उसके बाद एम्फिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ये चीज मैंने आपको ऊपर ही बता दी। अभी थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है इन लोगों ने। अब इसी क्वेश्चन को इन्होंने घुमा के लिखा है, अभी इसका पूरा रीजन के साथ दे रखा है जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब देखो, अब आया मेन चैप्टर, मतलब जो अभी तक चल रहा था वो बेसिक चल रहा था, अब आई मेन वाली बात, दैट इज योर SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन की। मतलब ये दोनों चीज क्या है ये समझ लेना, तो समझ लो इस चैप्टर का आधा पार्ट आपने समझ लिया। ठीक है, तो मैं समझाती हूँ। देखो ये चीज, ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है वो चीज पढ़ लो बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो, हम पहले किसके बारे में बात करेंगे, SN2 के बारे में बात करेंगे। तो SN2 मतलब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस पे बेस्ड है, एक हेलोहेल्केन पे बेस्ड है, और साथ में न्यूक्लियोफाइल। ये अगेन ये वाला सिंबल जो है वो मेरा किसको शो करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर अगला है नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, यानी कि कभी भी SN2 वाले रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की तो फॉर्मेशन होती ही नहीं है, और अनस्टेबल ट्रांजिशन तो मतलब अब कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, अनस्टेबल ट्रांजिशन। अभी मैं इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझाती तो अच्छे से समझ आएगा। फिर इसकी रिएक्टिविटी लिखी हुई है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होगा वो इसके अंदर कौन सा वाला करेगा, हेलो एल्केन वाला मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होती है वो वैसे भी किसकी होती है, 1, मतलब जो सुपर, ये तो हमारी सुपर 1 डिग्री हो गई। फिर 1 डिग्री वाला हेलो एल्केन, ये तो सुपर वाली 1 डिग्री हो गई, राइट। ये हो गई हमारी सुपर वाली 1 डिग्री, ये हो गया हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। मतलब इस तरीके का इसमें ऑर्डर चलता है। अब देखो सेकंड ऑर्डर, इसमें भी वही वाली बात लिखी हुई है जो मैंने बताई थी। अब देखो ये वाली रिएक्शन, अब OH है खड़ा यहाँ पे, और कहता है कि मैं कहाँ से अटैक करूँ। तो अब इस OH ने क्या करा इसमें, और वैसे भी इसमें दो चीज नहीं होता, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों चीज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या होगा, इन्वर्जन पे बेस्ड है ये रिएक्शन। इन्वर्जन इन द सेंस कि पीछे से अटैक करना। तो अब इन्वर्जन पे बेस्ड है, तो ये OH नेगेटिव जो होगा वो देखो यहाँ से पीछे से अटैक कर रहा है, अटैक करेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज था, और जैसे ही इसने अटैक करा तो इनिशियली क्या होगा कि सारे बॉन्ड, मतलब कोई भी अगर हाइड्रोजन भी निकलेगा तो थोड़ा तो उसको टाइम भी लगेगा। तो ये देखो, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो थोड़ा टाइम लगेगा ना, वही है इसकी ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल वाली स्टेज। तो इस वाले स्टेज को ये छोड़ करके फिर हाइड्रोजन 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 तो रह जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा। क्लोरीन इसलिए निकलेगा, रीजन इज दैट इसका साइज छोटा था तो आसानी से बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इस रिएक्शन को भी पूरे अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरह अटैक करेगा, किस तरह आगे की बात होगी। द अबव रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली एज शोन। अब अगर इस रिएक्शन को देखो तो वैसे भी समझ जाओगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा OH वाला मॉलिक्यूल था जो कि ऊपर भी दे रखा था, यहाँ पे हमारा वो मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये वाले जो बॉक्स है, रेड वाले जो बॉक्स है वो शो कर रहे हैं यहाँ पे किसको, कार्बन वाली चीज को। ठीक है, और ये सारे जो ये वाले बॉक्स है वो हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं। अब देखो OH नेगेटिव ने अटैक करा, अगेन किसका फॉर्मेशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और वो चीज निकल जाएगी। वही वाली बात ऊपर लिखी हुई है, और मैंने मॉलिक्यूल तो वैसे भी मेंशन करा है कि कौन कौन सा क्या क्या शो कर रहा है। फिर अब देखो यहाँ पे बात पढ़ते हैं वाली इंपॉर्टेंट है, कार्बन हेलाइड बॉन्ड टू ब्रेक एंड अ न्यू बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन कार्बन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। Here, it is carbon-oxygen bond formed between carbon OH. These two processes takes place simultaneously. अब इनका कहने का मतलब ये है कि देखो, जब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटा या फिर ये जुड़ा, तो ये दोनों प्रोसेस जो हुआ वो एकदम एक साथ ही हुआ। ये नहीं कि पहले ये जुड़ रहा है टूट रहा है, नहीं, सब चीज एक साथ हुआ, और एक साथ होने के बाद फिर ये अलग हुआ। ये यही चीज कह रहे हैं, साइमल्टेनियसली हुआ, एक ही स्टेप में हुआ। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, इसमें ना तो इंटरमीडिएट का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होता है। ये अगेन आप इस मतलब इस लाइन्स को पढ़ लेना। लाइन्स को पढ़ने के बाद यहाँ पे वही इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको पहले बता दी थी, ट्रांजिशन स्टेट वाली बात भी आपको पहले बता रखी है। साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड आउटगोइंग लीविंग ग्रुप, such structures are unstable and cannot be isolated. Thus, in the transition state, carbon is simultaneously bonded to 5 एटम, वही रीजन लिखा हुआ है। और सी पे ये मेनली कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखा है, तो इसको वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं उतना, ये एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अभी इस मिरर इमेज पे भी हम आएंगे आगे वाले पार्ट में, वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो ये मैंने अगेन येलो लाइन से मेंशन करा है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट और नियर द कार्बन एटम हैव अ डायनामिक इनहिबिटिंग इफेक्ट of the simply alkyl halide. Methyl halide react most rapidly in SN2 reaction because there are only 3 small hydrogen atoms. Tertiary halide are least reactive because bulky groups hinder the approaching.
अब इन्होंने बोला है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बताओ पहले। हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जो हेलो एल्केन होता है ना, उसको अगर मैं SN2 की नज़रों में देखूं तो उसमें ये होता है कि जो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। अब इन्होंने रीजन दे दिया कि SN2 में, अभी मैंने बताया था ऊपर कि SN2 जो होता है उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह से रिएक्शन चलती है। तो ये कहते हैं कि भाई मैं 1 डिग्री को इसलिए इस सेंस में ले रहा हूँ क्योंकि वो लेस बल्कि है। अब लेस बल्कि है तो आसानी से अटैक करना आसान होगा। अब 3 डिग्री वाला है, उसमें तो बहुत सारी ब्रांचिंग होगी, बहुत सारी हिंड्रेंस होगी, तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं उसके साथ उतना अच्छा रिएक्शन नहीं करूंगा। और जो 1 डिग्री वाला है उसके साथ बिल्कुल आसानी से कर लूंगा, और सुपर वन के साथ तो और भी ज़्यादा आसानी से कर दूंगा। अब ये वही 3 एक्सेस के साथ बता रखा है, वही कॉमन चीज़ है। अब देखो, अब हम आ गए SN1 रिएक्शन। अब इसके साथ, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे पूरी टेबल बना रखी है, छोटी सी। अगर आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, इस पैराग्राफ से बचना है, तो ये पॉइंट पढ़ दो, पूरा पैराग्राफ कवर हो जाएगा। दैट इज योर यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। SN1 को तो कहते ही कार्बोकेटाइन, और जहाँ कार्बोकेटाइन मतलब 3 डिग्री की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, और फिर सबसे लास्ट मतलब 1 डिग्री, फिर सुपर 1 डिग्री, इस तरीके से हो जाएगी। इसमें दोनों चीज का फॉर्मेशन होता है, रिटेंशन इन्वर्जन, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर, इक्विमोलिकुलर मिक्सचर, एनाइनशोमर। एनाइनशोमर भी हम पढ़ेंगे। एनाइनशोमर मेनली जो फिगर में ये होता है कि मतलब कुछ इस तरीके से इसका फिगर होता है कि इसके ऊपर वाले कंपाउंड जो होते हैं, मतलब मान लो कि हमारे 2 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो जो ऊपर वाले कार्बन है वो कुछ मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे, नीचे वाले कार्बन है वो कुछ मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे। बट दोनों की जो वो डिग्री होती है, या फिर रोटेटिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटिव, वो रोटेटिव, वो बिल्कुल अपोजिट होगी। अपोजिट होगी तो वो एनाइनशोमर कहलाता है। अभी मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको। नो ट्रांजिशन स्टेट, इसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट होती नहीं है। इसकी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, हेलो एल्केन पे डिपेंड करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मैंने बता ही दिया। यही वाली बात इसमें पूरी, इसी के पूरी वाली रिएक्शन में लिखी होगी। अब देखो, वो वाली रिएक्शन में क्या लिखा था कि सिर्फ एक स्टेप हुआ और ये वो वाली रिएक्शन खत्म, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पे हम देखें तो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें ब्रोमीन निकलेगा, राइट। अब देखो, यहाँ से अगर मैंने ब्रोमीन को निकाल दिया तो यहाँ पे कैसे चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ब्रोमीन निकल चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये चीज इसके साथ जुड़ गई। सेकंड मतलब इसमें मेनली 2 स्टेप होते क्यों है, कोई क्वेश्चन पूछ ले तो क्योंकि इसको कार्बोकेटाइन फॉर्म करना पड़ता है, और ट्रांजिशन स्टेट तो इसमें फॉर्म होती नहीं है, तो इसलिए कार्बोकेटाइन फॉर्म करना होगा, तो इसलिए ये एक स्टेप बीच में लेता है, और वो भी रिवर्सिबल है। ये जो सिंबल दिख रहा है वो आपको किसका दिख रहा है, रिवर्सिबल का। ये भी रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। डन, मूव करेंगे आगे की तरफ। फिर अब अगला देखो, मैंने यहाँ पे भी मार्क कर रखा है, इसको पढ़ते हैं एक बार। स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। फर्दर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ग्रेटर विल बी, वही वाली बात लिखी हुई है। SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। वी कैन सम अप द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हम कहीं ना कहीं उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को सम अप कर रहे होंगे, फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या चीज लिखते हैं, ये उसी बल्कीनेस के ऊपर ही है, स्टेबिलिटी के ऊपर ही है, कि मतलब किस तरीके से ये रिएक्शन कराइए। वैसे भी मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड Rx follows the same order in both the mechanism, that is Ri, Rbr, RCl। मतलब ये कहता है, अब देखो इन्होंने वैसे भी शॉर्टकट में लाइन मारी है, तो ये वैसे इतना समझ नहीं आएगा। ये कहता है चाहे SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2 रिएक्शन हो, इसके नाम पे ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो होगा वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, बिना किसी चेंज के। अब अगला क्वेश्चन क्या है वैसे, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो ये अभी मैंने सिखाया है 1 डिग्री 2 डिग्री उन सब के बेसिस पे करना। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2। सेम क्वेश्चन SN1 SN2 पे ही बेस्ड है, मैंने सिखाया और उन्होंने पूरे एक्सप्लेनेशन दिया है, वहां से करना। फिर अब आ गई, अब आई मतलब मिरर की बात मेनली। अब इन्होंने तो इतना भयंकर सा नाम दे दिया है, लेकिन उतना है नहीं ये भयंकर। इसमें हम मेनली किसके बारे में बात कर रहे होंगे, मिरर के बारे में बात कर रहे होंगे, उसकी इमेज के बारे में बात कर रहे होंगे। और देखो मैंने यहाँ पे भी हाईलाइट कर रखा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, काइनेटिक, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेस्माइजेशन, सबका मीनिंग भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द सेंस मिरर, कार्डियलिटी मतलब कार्बन हैज 4 डिफरेंट ग्रुप, रिटेंशन प्लस में इन्वर्जन, इन दोनों को मिला दो बन जाएगा रेसमाइजेशन। अब देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, पोलैरिमीटर वही इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम मेजर करते हैं। अब आप समझोगे कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते कौन से हैं भाई। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो एक तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी होती है, अभी मैंने आगे लिखी होगी, कि इनकी प्रॉपर्टी जो होती है
आएगी अभी ये वाली बात, ठीक है। तो ये देखो अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ, जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं वो जस्ट क्या करते हैं, मतलब ये देखो, जो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वही होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर समझाऊँ ना, तो ये होगा कि जस्ट ये समझो, ये था मेरा, तो समझो इस हाथ वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो देखो ये हम मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट वाला हाथ है, ये वाला राइट वाला हैंड है। क्या मैं अगर इस वाले हाथ को उठाऊं और इसके ऊपर रख दूं, क्या ये सुपर इम्पोज होंगे कभी? आप कहोगे पहला आंसर तो मेरे मुंह से भी यही निकला था कि हाँ ये तो बहुत अच्छे से सुपर इम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि उंगलियां सेम है, अंगूठे और मैं छोटी फिंगर में डिफरेंस नहीं करती तो वो भी सेम ही है। लेकिन नहीं, ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। तो अगेन सुपर इम्पोज नहीं हुए तो इसका मतलब ये कायरल होंगे। कायरल होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक दूसरे के क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल तो है ही, साथ में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऐसे कोई मैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कह दूंगी कि चाहे ये अंगूठा, दोनों हाथ के अंगूठे और जो लास्ट वाली फिंगर है वो ही डिफरेंट हो, लेकिन स्टिल है डिफरेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पहला आंसर आए तो कोई डरने वाली बात नहीं है। चलो फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली बात लिखी है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है आई थिंक, बट इन्होंने जो भी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने मार्क भी कर रखा है। जैसे लेफ्ट है एंटी क्लॉकवाइज है, एल्फॉर्म कह देंगे। लेकिन जो बड़ा वाला डी होता है और जो छोटा वाला डी होता है उसमें डिफरेंस होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आगे कभी मैं टाइम होगा तो कहानी सुनाऊंगी इसके बारे में कि डी फॉर्म और डेक्स्ट्रो रोटेटरी में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन बड़ा डी और छोटे डी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, दैट इज नेगेटिव। यहाँ पे मैंने दे रखा है डिग्री ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला पैराग्राफ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पता है इस पैराग्राफ में भी वही दो तीन बात ही घुमा रखी है, उसको भी मैंने 2 लाइन में कवर कर रखा है। नॉट सुपर इम्पोज ओवरलैप हो जाएगा ऑन द मॉलिक्यूल सच द कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। जब सुपर इम्पोज नहीं होगा तो इसी को हम क्या कह देंगे, एसिमेट्रिक कार्बन कह देंगे। और स्टीरियो सेंटर वाला कह देते हैं द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री एंड इज रेफर टू एज एसिमेट्रिक कार्बन। यानी जब सिमेट्रिसिटी ही नहीं है, और सिमेट्रिसिटी है देखो अगर वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, जब सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो 110% क्या होगा, एसिमेट्रिक कार्बन होगा। तो उसी को हम स्टीरियो सेंटर कह देते हैं। मेनली स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या है, तो ये देखो मतलब स्टीरियो सेंटर का मैं यहाँ पे मतलब क्या समझाऊंगी आपको, रुको एक सेकंड समझा, 2 सेकंड बस। तो देखो स्टीरियो सेंटर का मतलब मैं आपको यहीं पे सिंपल कहना चाहूंगी कि स्टीरियो सेंटर है क्या चीज। तो स्टीरियो सेंटर है कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा टर्म है जिसमें वही 4 कार्बन क्या होंगे, डिफरेंट 4 कार्बन जो होंगे वो कहीं ना कहीं, एक सेकंड जस्ट। तो ये जो स्टीरियो सेंटर वाली चीज यहाँ पे मेंशन की गई है वो यही होगा कि जब हमारे 2 कार्बन जो होंगे, मतलब जो हमारे 4 कार्बन के साथ कंपाउंड अटैच है वो बिल्कुल कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो डिफरेंट है तो इसका मतलब वो स्टीरियो सेंटर है, और नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद फिर उन्होंने वही कायरलिटी वाली कहानी सुनाई है, एक कायरल वाले कंपाउंड सुनाए। अब देखो मैं इसको 2 लाइन में कैसे कंप्लीट करती हूँ। दैट इज कायरल कंपाउंड जो है, अगर किसी ने बोला कायरल तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, और अभी मैंने पढ़ा ऑप्टिकल एक्टिव है तो स्टीरियो सेंटर भी होगा, तो इसमें आप स्टीरियो सेंटर भी ऐड कर सकते हो। वैसे मैंने नहीं ऐड करा क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब ही होता है स्टीरियो सेंटर। फिर अगला पॉइंट कहता है कि अगर कोई एक कायरल है तो इसका मतलब सुपर इम्पोजिबल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सुपर इम्पोजिबल का मतलब देखो मैं हिंदी शब्द में ही समझा देती हूँ। सुपर इम्पोजिबल का मतलब कि मतलब अगर मैं एक के ऊपर एक डाल दूं ना, तो मतलब एक पॉइंट पे मतलब थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होगा, वो बिल्कुल इम्पोज कर जाएगा, मतलब बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब सुपर इम्पोसिबल है, और नहीं होता तो नहीं है। जैसे इन्होंने नॉन कायरल कंपाउंड में बोला है गिलास और कटोरे और इन सब के एग्जाम्पल की वजह से, क्योंकि गिलास का साइज क्या होता है, सेम होता है, और वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाता है, आसानी से सुपर इम्पोज कर जाते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे।
फिर अगेन वही वाली बात है, कायरल कंपाउंड। अब उन्होंने ही वही 2 लाइन को अब 2-3 पेजों में भर रखा है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब देखो, अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनाइंसोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन हैज 0 ऑप्टिकल रोटेशन एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर कैन बी कैंसल्ड बाय रोटेशन ड्यू टू द अदर आइसोमर। रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन, दैट इज योर रेसिमाइजेशन। अब ये कह रहा है, सुनो, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एनाइंशियोमर के बारे में पढ़ाया था। एनाइंशियोमर का मतलब मैंने सिंपल शब्दों में मैं अभी भी समझाऊंगी। अगर देखो, ये है हमारा एक रॉड और उसका एक इस डायरेक्शन में ले लो एंड एक इस डायरेक्शन में ले लो, इस तरीके से, ठीक है। और इस वाले को हम जस्ट ऐसे डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक। ये वाली चीज राइट साइड मूव कर रही है। जस्ट एज्यूम कर लो, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, अगर एक लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और जैसे ही इन्होंने कैंसिल करा, यानी जो इनकी जो रोटेट होने की टेंडेंसी थी वो खत्म हो गई। रोटेट होने की टेंडेंसी जो होगी वो एकदम नल सी हो गई कि अब रोटेट हो ही नहीं सकता, तो तभी हम क्या देते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेसिमिक मिक्सचर जो है वो एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर रोटेटिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ, तो रेसिमिक मिक्सचर हमारा वही हुआ जिसकी रोटेटिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि एनाइंशियोमर हम ये भी कह देते हैं कि जितने कंपाउंड एनाइंशियोमर है वो 110% क्या होंगे, रेसिमिक मिक्सचर होंगे, क्योंकि उनकी रोटेटिबिलिटी एकदम नल है, 0 है। तो आप ये भी कह सकते हो कि एनाइंशियोमर इज जस्ट इक्वल टू योर वट रेसिमाइजेशन रेसिमिक मिक्सचर एंड ऑल। अब यही वाली बात इन्होंने बताई है। चलो अब मैं थोड़े से एग्जांपल आपको करवाती हूँ। आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, जो कि 10th 11th में पढ़ी हुई है आपने। तो अब देखो, इस वाले में एक्सप्लेनेशन तो इन्होंने खूब अच्छे से की है, और किस तरीके से की है वो भी मैं बताती हूँ, राइट। अब देखो, कायरल है, एक कायरल। अब जैसे मान लो ये वाला कंपाउंड था, ठीक, फर्स्ट है सेकंड है, मतलब आप किस तरीके से मान के चलोगे, वो ये चीज कहना चाह रहा है कि आप पहला वाला स्ट्रक्चर को मतलब प्रायोरिटी दोगे या फिर दूसरे वाले को। तो आपको तो देखने से ही पता चल रहा है कि पहले वाले को, क्यों भाई, रीजन क्या है पहले वाले को देने का। तो रीजन इसका सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। वो ये है सिंपल कि देखो, यहाँ पे वेज एंड डैश, दैट इज योर डैश। ये वाली चीज जो है वो डैश है, ये वाली चीज जो है वो वेज है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। ये चीज हमेशा से होती थी कि जो एक जैसे होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिपेल करेंगे। और ये भी होता है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, ठीक है, ब्रोमीन के कंपेरिजन। अब ये मत करना कि, और वैसे तो ऑक्सीजन जो है वो पहले ही आता है इससे, तो साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन ऊपर आता था, ब्रोमीन नीचे आता था। ब्रोमीन का साइज बड़ा है, तो ब्रोमीन ब्रोमीन में रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया और OH वाले को कह दिया कि भाई हाँ तू ही स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H है, OH है, H है, OH है। वैसे तो इस स्ट्रक्चर में कोई हमें नहीं डिफरेंस लगेगा, लेकिन हाँ डिफरेंस तो है। अब इसमें इन्होंने सेकंड बोला होगा, क्यों बोला होगा, सेकंड वाले को ही इन्होंने दिया होगा आंसर। रीजन इसमें वही हो जाएगा, अल्फा कार्बन ले लो, जहां समझ ना आए ना वहां पे अल्फा कार्बन के साथ डील करो। अल्फा कार्बन देख लो और फिर उसके हिसाब से कर लो। अभी मैंने 2 क्वेश्चन में भी ऊपर समझाया था कि अल्फा कार्बन कैसे देखते हैं, उसके हिसाब से कर लेना। यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, आप बताओ कौन सा स्टेबल होगा, ऑफकोर्स फर्स्ट वाला होगा। क्यों होगा, अब वो तुम जान लो, अब वो आप लोग जान लो कि फर्स्ट वाला ही क्यों इसका आंसर होगा। रीजन इज दैट कि सेकंड डिग्री वाला कार्बोकेटाइन इज टू मच स्टेबल, एंड जो हमारा हेलो एल्केन है उसको तो स्टेबिलिटी से प्यार है ही। फिर अगला देखो, यहाँ पे है डिटेंशन। डिटेंशन इन द सेंस इन्वर्जन रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब अटैक होगा, लेकिन कहाँ से होगा, सामने से होगा। रिटेंशन का मतलब ही क्या होगा, सामने से होगा। तो ये नॉर्मली रिएक्शन है कोई। अब इसमें अब इन्होंने इतना बड़ा सा लिखा, देखो चलो फिर मैं पढ़ देती हूँ। If during a reaction a bond to stero center is broken, the product will have the same general configuration of the group around the stero center as that of reactant. Such a reaction is said to proceed with reaction of configuration considered as रिएक्शन हो जाएगा -2। अब ये कहते हैं कि अगर रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन अगर नहीं होना चाहती है तो हम यही करेंगे ना, अगर कोई सी रिएक्शन नहीं होती तो हम उसको क्या ट्राई करेंगे, अगर हमसे कोई सी रिएक्शन नहीं हो, अगर हमसे कोई सी रिएक्शन नहीं होती है तो हम उसमें क्या चीज फॉलो करेंगे कि वो भाई आगे से ही अटैक करेगा। तो उसने आगे से ही अटैक करा है,
वो वही कह रहा है कि अगर कुछ ना दिखे तो आगे से अटैक कर दो पीछे की बजाय। सो बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड विद सेम कॉन्फ़िगरेशन एट asymmetric center may have different optical rotation, डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस साइन, लीवोरोटेटरी नेगेटिव साइन, ऑप्टिकल रोटेशन। अब ये वही कह रहे हैं कि अगर मान लो हमारा SN1 मैकेनिज्म मेनली दोनों रोटेशन हमें देखने को मिलेगी, और अगर दोनों रोटेशन देखने को मिलती है तो एक को कहो पॉजिटिव, एक को कहो नेगेटिव, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कर लो। और ये जो चीज़ें कह रहे हैं ना, बेसिकली आपने ये अपने कोचिंग की क्लासेस वगैरह में भी पढ़ा होगा कि दैट इज, और एक इधर की तरफ जाता है एक इधर की तरफ जाता है, इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पे तो सारे ग्रुप तो है ही वेरिएबल ये, लेकिन ये फिक्स है कि ये दोनों चीज जो है वो स्टीरियो सेंटर होना चाहिए, तब ये चीज बिल्कुल पॉसिबल होती है, क्योंकि ये होती ही स्टीरियो सेंटर पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखो इसके बाद भी मैंने इस वाले टेबल को, एनसीईआरटी के टेबल को अपने ही उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में समझा रखा है, तो आपको एकदम आसानी सी हो गई। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, अब वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये देखो हमारा मेन कंपाउंड था, राइट। अब देखो वाई कहता है मैं आगे से अटैक करूंगा, वाई कहता है मैं पीछे से अटैक करूंगा। मैं कहा ठीक है भाई, तो कर अटैक। अब इसने अटैक करना चालू करा, अब इसने अगर आगे से अटैक करा तो देखो यहाँ से अगर ये अटैक कर रहा है तो मैंने लिखा है इन्वर्जन चेंज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसने अटैक करा यहाँ से, ठीक है, अगर इसके अंदर क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ क्योंकि आगे से अटैक कर रहा है। ठीक है, और रिटेंशन होगा अगर ये पीछे से अटैक करेगा। हाँ, तो ये देखो अब इसने वाई ने आगे से यहाँ पे अटैक करा, तो इसको हम क्या कह देंगे, इन्वर्जन कह देंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। लेकिन अगर ये यहाँ से इस साइड से अटैक करता तो ये फिर इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं होता, नो चेंज कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे हम मतलब जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन कुछ बदले ही ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहे, तो हम उसको क्या कह देंगे, रिटेंशन। और जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बदल जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ इन्वर्जन है। अब आप कहोगे कि भाई इसमें तो हमारा वाई जो था वो आगे जाके लगा है, लेकिन ये वाई आगे जाके नहीं लगा है, ये है हमारा 3D स्ट्रक्चर। और जब भी हम इस 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हाँ ये 3D स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमें हर साइड एक ही जैसा लगता है, तो वो आगे पीछे वो बिल्कुल सेम सेम सा लग रहा है, वो बस बनाने का तरीका है, वो नहीं है। बस ये देखना है कि चेंज अगर कॉन्फ़िगरेशन हो रही है तो इसका मतलब इन्वर्जन है, चेंज अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रही है तो इसका मतलब रिटेंशन है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ऑफकोर्स क्या बन जाएगा हमारा रेसिमिक मिक्सचर। यही चीज हमने बताई है, मेन डील आप करोगे कॉन्फ़िगरेशन को देख के, आगे पीछे को देख के नहीं। ठीक है, now let us have a fresh look at SN1 and mechanism by taking example of optical active alkyl halide। मैं एग्जाम्पल समझा देती हूँ, लाइन पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो ब्रोमीन है, OH वाला ग्रुप है, ब्रोमीन निकलेगा, H पॉजिटिव यहाँ से जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जस्ट बाहर निकल गया। ठीक है तो रिएक्शन वैसे कॉमन ही है, और जो इसका मैकेनिज्म है वो आपको किसी भी एग्जाम में तो वैसे पूछेगा नहीं मैकेनिज्म, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन इतने सारे होते हैं। तो फाइनली हमारा जो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन था वो खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं अपने एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम मेनली क्या कहते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा ये डबल बॉन्ड था, इस चीज को हमें फॉर्म करना है। अब इस चीज को फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीज स्टेप करने पड़ेंगे वो देखते हैं कि किस तरह। देखो मान लो ये हमारा कोई सा भी एक हेलो एल्केन वाला कंपाउंड था, राइट। अब मैंने सिखाया था यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, जब यहाँ पे बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, राइट। अब क्या हुआ, ये H पॉजिटिव निकलेगा, H हमेशा अपने साथ क्या ले जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ मिल गए, नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ मिल गए वहीं पे बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ मिल गए वहीं पे बॉन्ड बन जाएगा। जब बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड बन चुका था और हमारा इस तरह डबल बॉन्ड बन गया। मतलब यही हुआ कि पहले हेलोजन निकलेगा, इधर से H पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि टू मच रिएक्टिव, इसको दूसरे उससे है, तो ये यहाँ से ब्रोमीन के साथ मतलब जो हमारा बोरोन है उसके साथ जुड़ जाएगा और ये इस तरह डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, लीविंग ग्रुप। यानी पहले हेलोजन को हटाओ, डेट इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं इसे। ये देखो ये हमारा पोजीशन क्या हुआ, जो हमारा हेलोजन था उसके साथ जो भी कार्बन अटैच होते हैं डेट इज जीरो। और अब देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा हेलोजन, ये है हमारा अल्फा वाला पॉइंट, ये है हमारा बीटा वाला पॉइंट, एंड ये है हमारा गामा वाला पॉइंट। और आगे अगर और जाओगे तो यहाँ पे फिर आपको डेल्टा वाला पॉइंट, मतलब इस तरीके से ये तीनों चारों लाई करते हैं। और इसी तरीके से आपको फिर समझना भी पड़ेगा कि हाँ कैसे है, तो उसके अकॉर्डिंग। अब तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलो इस ब्रैकेट को भी देखते हैं। कार्बन ऑन विच हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच, अल्फा कार्बन एंड द कार्बन एटम एडजेसेंट टू दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। वही चीज है जो मैंने एक्सप्लेन की है।
फिर अगला हो जाएगा अलेक्जेंडर ज़िगज़ैग रूल, जिसे हम कहते हैं मेनली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सेकंड चैप्टर में भी आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ रहे होगे कि हाँ ये क्या होता है। अभी बेसिक समझ लो, अगले वाले में बताऊंगी आपको और अच्छे से। तो अलेक्जेंडर ज़िगज़ैग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको समराइज करा था। कैसे समराइज करा था हम इसी रिएक्शन को देख के पता करेंगे। इसमें भी अगेन हम अल्फा हाइड्रोजन के काउंट को देखेंगे, और फिर इसके अंदर भी जो प्रोडक्ट होते हैं कि कौन हमारा मेजर बनेगा कौन हमारा माइनर बनेगा वो। तो ये देखो, ये मेन रिएक्शन हमारी ये बीच वाली है, राइट। अब देखो, अब इस वाले में कोई आपसे पूछे कि अल्फा पोजीशन क्या है, मैं कहूंगी ये मेरी अल्फा पोजीशन। ठीक है भाई, ये अल्फा पोजीशन डाइट्री अटैच है। अच्छा, बीटा पोजीशन कौन सी है? बीटा पोजीशन ये भी है, बीटा पोजीशन ये भी है। तो टेंडेंसी है कि या तो मैं इधर बॉन्ड बनाऊं या तो मैं इधर बॉन्ड बनाऊं, जैसे कि मैंने बनाया भी है, लेकिन अमाउंट दोनों का अलग है। अगेन मैं ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि अल्फा कार्बन को हम कैसे काउंट करते हैं। जहां पे भी हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म होना होता है, उस पे हम उसको छोड़ के, डबल बॉन्ड के पूरे स्ट्रक्चर को छोड़ दो, उसके साथ अगर इधर कार्बन अटैक है, या फिर इस डबल बॉन्ड को छोड़ के फिर इधर कार्बन अटैक है, उस पे चलो। ठीक है, तो हम चले गए इस वाले पे चले गए। अब इस पे हम अल्फा के हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, और जहां पे इसमें 2 और 3 कितने हो गए? 5 हाइड्रोजन हो गए। इसमें 2 और 0, तो इसमें कम हाइड्रोजन हुए, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कम हुए तो वो हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हुए तो वो हमारा कौन सा बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट, मेन चीज है। अब एलिमिनेशन वर्सेस सब्सटीट्यूशन। अब ये कहता है कि भाई अब मेरे पास 2 चीजें है, एलिमिनेशन करूं या फिर सब्सटीट्यूशन। तो एलिमिनेशन तो वैसे भी बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, मैं आपको बता दूं। सब्सटीट्यूशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग है, और एलिमिनेशन हमेशा टेंडेंसी रखता है क्या चीज फॉर्म करने की? डबल बॉन्ड को फॉर्म करने की, राइट। अब देखो एक बार इस पैरा को पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, इट इज द रेस दैट इज वॉन बाय द फास्टेस्ट रनर। ऑफ कोर्स रेस तो फास्टेस्ट रनर ही जीतेगा। अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेंड टू डू बाय द लार्ज, व्हाट इज द इजीएस्ट बाय देम? An alkyl halide with beta hydrogen atom when reacted with the base or a nucleophile has two competing route, that is SN1 and SN2, and elimination which route will be taken up depends upon the nature of alkyl halide, strength and size of base and nucleophile, and reaction as the bulkier nucleophile will prefer to act as a base and abstract the proton rather than। अब देखो ये वाला जो है, इसी के बारे में इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है कि किस तरह हमारा बल्कि ग्रुप जो होता है ये कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन तब प्रोसेस, मतलब मैं ये कहती हूँ, अब समझो इस वाली बात को समझो, दैट इज। और अब ये इनके नजरों में तो यही है, ठीक है। अब इनके नजरों में तो यही है कि हमारा ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास ज्यादातर बल्कि ग्रुप होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप जो होता है ना वो टेंडेंसी रखता है डबल बॉन्ड को फॉर्म करने की। ठीक है, टेंडेंसी रखता है किसको? डबल बॉन्ड को फॉर्म करने की। और जहां डबल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड, अब ये क्वेश्चन करो कि डबल बॉन्ड फॉर्म होगा कहाँ पे? जहां पे 3 डिग्री होगा, जहां पे इससे भी ज्यादा डिग्री वाला कंपाउंड होगा। 2 डिग्री के केस में तो मतलब चॉइस रहती है हमारे पे कि हम किससे करेंगे, या तो एलिमिनेशन से करेंगे या फिर हम इससे करेंगे, सब्सटीट्यूशन से करेंगे। लेकिन 3 डिग्री में 110% हम किससे करते हैं? एलिमिनेशन से करते हैं। यानी जहाँ पे बल्किनेस देखेंगे वहाँ पे टेंडेंसी होगी डबल बॉन्ड फॉर्म करने की। और जैसे कि मैंने बोला कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वाले कंपाउंड के साथ डील करता है, तो इसने ये बना दिया। जबकि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो मेनली 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री वाले के साथ अच्छे से काम कर पाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रॉफिट करेंगे हम? सब्सटीट्यूशन। और इसका अगर आपको डिटेल जानना है तो फिर अगेन, वैसे तो मैंने इस चैप्टर में जितना लिखा था उतना तो बता दिया, आगे भी चैप्टर में आएगा तब डिटेल जान लेंगे। फिर अगला अब आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं, आई थिंक टू मच इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, राइट। यहाँ पे हमने ले लिया RMgx, जिसको हम क्या कह देते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दैट इज और R है, फिर Mg है और X है। तो मैंने तो अपने टाइम में इसको ऐसे याद करा था कि Mg टूटा, Mg हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही आप भी याद करो, आसानी होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे Mg जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव को क्या चीज पसंद है? नेगेटिव चीज पसंद है। और इस पूरे कंपाउंड में, इस ब्रोमीन के पूरे कंपाउंड में ये एक मास नेगेटिव है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, किसका फॉर्मेशन कर देगा? CH3 CH2 MgBr, दैट इज और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पूरी बात इन्होंने बताई है। यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन भी करा है। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ, मतलब ये वाला बॉन्ड, वो है कोवलेंट, but high polar with carbon pulling electrons from positive with देखो कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड इज
covalent but highly polar with carbon pulling electron from electropositive magnesium. The magnesium halogen bond is essentially आयनिक. जो मैग्नीशियम और हेलोजन का बॉन्ड है वो मेनली कैसे होगा, आयनिक होगा, इसके साइज की वजह से. और ये वाला जो बॉन्ड है वो कोवलेंट है. और ये चीज आपने वो 11th क्लास में फिर पढ़ी होगी कि कोवलेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, इसके साथ. कोवलेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोलैरिटी के. यानी जो कंपाउंड कोवलेंट है उतना ही ज्यादा वो पोलर भी है. वो वही वाली बात है कि ये जो हमारा आर वाला कंपाउंड है वो चाहेगा कि मेरे को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिले. तो इसी वजह से ये अपने साइड इसको बॉन्ड को खींच के रखेगा और ये अपने साइड खींच के रखेगा. अब ये देखो, अब इस बॉन्ड का ब्रेक डाउन कैसे होगा वो भी देखते हैं कि आर एम जी एक्स है, ये तोड़ा हमने, एम जी एक्स का पूरा कंपाउंड निकला. इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो आर खुद तो क्या हो गया, नेगेटिव, और इस पॉजिटिव वाले को बाहर निकाल दिया इसने. ठीक है, अब नेगेटिव को क्या चीज पसंद है, एच पॉजिटिव पसंद है. यहाँ से मतलब ये जो वाटर वाला मॉलिक्यूल है वो टूटेगा भी तो कैसे, एच पॉजिटिव और ओ एच में टूटेगा तो वो ऐसे निकलेगा, दैट इज एम जी ओ एच एक्स के साथ. और यहाँ पे आर एच हो जाएगा. फिर अगला हो जाएगा वुड्स रिएक्शन. दो रिएक्शन हम पढ़ते हैं, वुड्स रिएक्शन, पिटिक रिएक्शन, एंड एक और पढ़ेंगे हम वुड्स एंड पिटिक रिएक्शन. इसको भी मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि जो भी हमारे लेफ्ट साइड पे रिएजेंट थे या फिर जो भी रिएक्टेंट थे उसको मैंने लिखा हुआ है कि 2 मॉलिक्यूल मैंने इसके ले लिए, 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिए, और किस तरह हम शॉर्टकट मेथड से इसको यूज करके फिर हमारा ये वाला कंपाउंड बना देंगे, NaX2 एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाईथर, जो कि मस्ट है ही और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड द रिएक्शन. और अगर आपको कुछ भी याद न रहे ना उस रिएक्शन में, एक काम करना, जो भी हमारा रिएक्टेंट दे रखा है उसका जस्ट डबल कर देना, मतलब चेन सेम रखना, हेलोजन को हटा के जो जितने भी कार्बन बच गए उसी का जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा. फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अभी मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक दोनों पढ़ा दूंगी. तो रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन हो जाएगा. अब हेलोएरीन किस तरह से रिएक्शन करता है, ये यही कॉन्जुगेशन मैंने पीछे भी समझा दिया था कि जिस साइड ये एरो होता है वहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी पैरा. जब भी हम कहते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी टू मच होती है. ठीक है, तो यही रीजन है. अब ये है द बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोएरीन इज डिफिकल्ट देन हेलोएल्केन एंड देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रिएक्शन करते हैं उसमें थोड़ा सा इनके लिए टफ होता है. इसलिए होता है क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्ट है. जहां भी बेंजीन दिखे ना, तो अगर आपने ये लाइन लिख दी पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टेड, ये 3 वर्ड की लाइन, बस आपके मार्क्स वहीं पे मिल जाएंगे. आपको ये 3 वर्ड की लाइन बस लिख के आना. Difference in hybridization of carbon CX bond in haloalkane, the carbon atom attached to the halogen in sp3 hybridized, while in the case of haloarine the carbon atom attached to the sp2 hybridized carbon. ये तो ये देखो, ये हमारे बेंजीन के अंदर sp2 से अटैच है, ये sp3 से अटैच है, और वो पार्शियली डबल बॉन्ड वाला करेक्टर ही इसमें इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा होगा. फिनाइल कैटायन होगा, अप्रोच हो जाएगा. अब ये वही स्टेबिलिटी के बारे में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर यही हो जाएगा. चलो अब ये हम चलते हैं डाउस प्रोसेस की तरफ. तो ये डाउस प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप मतलब अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो कि कैसे इम्पोर्टेंट. इसको हम क्या कह देंगे, डाउस प्रोसेस कह देंगे. तो अब देखो यहाँ पे डाउस प्रोसेस के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को ले लेंगे हर एक के केस में. डाउस प्रोसेस, अब आप कहोगे कि डाउस प्रोसेस ये भी है, ये भी है, ये भी है, किस किस को माने, तो सारे डाउस प्रोसेस है. लेकिन डिफरेंस किस में है इसमें, मतलब तीनों ही रिएक्शन में डिफरेंस किसमें, टेम्परेचर में. इसमें टेम्परेचर ज़्यादा, चलो हम एज्यूम करते हैं कि किस तरह चेंज हो रहा है. तो सबसे पहले ज़्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, फिर उसके बाद कम टेम्परेचर, बस फिर उसके बाद और भी कम टेम्परेचर, मतलब नहीं है टेम्परेचर, चाहिए नहीं. रीजन क्या है कि मतलब क्यों टेम्परेचर इतना कम हो रहा है, क्या इसको ऐसा क्या हुआ इसके साथ जो इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है. बट कोई नहीं, समझ लेंगे. देखो हमारे पास क्लोरोबेंजीन था, हमारे पास ये OH वाला ग्रुप था, NaOH था 623 केल्विन के साथ 300 atm प्रेशर के साथ, राइट. हमारा रिएजेंट सेम रहेगा, टेम्परेचर बदल रहा है. क्यों बदल रहा है, अब देखो क्लोरोबेंजीन अगले में क्या बदलाव आया, हमारे पास था क्लोरोबेंजीन, अब मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया. नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, ये जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे होता है वो कैसे नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास ढेर सारे नेगेटिव चार्ज, इस पे जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी इस वाले बेंजीन रिंग पे क्या होगी, कम होगी. तो अब हमको वैसे भी क्या ऐड करना, OH नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, OH तेजी से अटैक करेगा. और यही खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था और अब यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा मेरे पे क्या बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी. तो इट मीन्स
अगर मेरे पास पॉजिटिविटी बढ़ी तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, 110% फास्ट होगा। अब देखो ये पॉजिटिविटी मैं और बढ़ा देती हूँ, जब मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ा दी इस रिंग के ऊपर तो OH जो है वो बहुत तेज़ी से ऐसे ही रिएक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब ये रिएक्शन होगी और बिना किसी टेम्परेचर की नीड की होगी। अब एट लास्ट मेरे को तो सिर्फ वार्म वाटर की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसी पे इन्होंने पूरा मैकेनिज्म बताया है, अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Due to resonance, the electron density increases more at ortho and para position than at the meta position। ये भी पहली वाली बात है। हाँ, ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। दैट इज योर क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन जाएगा हमेशा अच्छा बताओ क्लोरीन कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्या है क्लोरीन? तो क्लोरीन के पास तो वैसे इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। वैसे भी इसके पास एक डेफिशिएंसी रहती है, तो इसके साथ अब आप जब मैं थी अपने टाइम में स्कूल के टाइम में तो मेरे साथ भी ये दिक्कतें होती ही थी। मतलब दिक्कतें कैसी होती थी कि जैसे क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ होता तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और होता भी है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बट डिपेंड करेगा ये कंडीशन पे कि किस कंडीशन में इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह करना है, किस कंडीशन में इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह करना है, ये कंडीशन पे मेनली डिपेंड करना है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो ये तो वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐसे हुआ कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो रहते ही है लास्ट सब शेल में, एक पूरा करना 8 बना लिया इसने, 8 के साथ एक और ले लिया, इसलिए ये किसकी तरह करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह। देखो यहाँ पे फिर अगेन ये तो इसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगेन कहाँ पे होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इसने क्या बनाया, एक ऑर्थो का कंपाउंड बनाया, पैरा का कंपाउंड बनाया, सेम रिएक्शन HNO3 हो जाएगा और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये एक और एक न्यू बात मैं बताती हूँ जो कि 11th में अगर आपको याद हो, हमेशा हम HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों यूज करते हैं? रीजन इज दैट कि हमारा HNO3 रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव वाला रिएक्शन है। तो हम इससे भी ज़्यादा तेज वाला H2SO4 ले लेते हैं ताकि हमारा HNO3 जो है वो जाके इसके साथ रिएक्ट कर सके। क्योंकि अगर मैं H2SO4 नहीं दूंगी तो ये HNO3 जो होगा वो इतनी तेजी से रिएक्ट करेगा कि पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं इसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के ही फिर रिएक्ट करवाती हूँ। तो अगेन इस वाले में भी ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, सिंपल सा रिएक्शन है। फिर उसके बाद H2SO4 हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा। अब देखो मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। अब आप कहोगे कि HNO3 या फिर H2SO4 का ब्रेकडाउन कैसे हुआ, वो चीज मैं समझाती हूँ और ऐसी चीज समझाऊंगी कि आप भूलोगे नहीं। जैसे मान लो हमारे पास क्या था, HNO3, राइट। इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे ऐसे करके, राइट। अब देखो यहाँ से हमारा HNO3 था, यहाँ से लगा दो नेगेटिव चार्ज, यहाँ से लगा दो ये वाला चार्ज, यहाँ से NO2 निकल गया, राइट। अब देखो अब H2SO4 को भी दिखाती होगा तोड़ के। H2SO4 का तो एक सिंपल सा फॉर्मूला सा याद कर लो कि ऐसे हमें ये पता है कि H पॉजिटिव जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो हमेशा भागने की कोशिश करता है, तो इसका बॉन्ड जो होगा वो कि कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा कि ये H पॉजिटिव निकला और हमारे पास क्या बचा, सल्फोनिक एसिड बच गया। सल्फोनिक एसिड बचा तो उसी के अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे, माइनर मेजर। अब आप ये कहोगे कि ये माइनर है, ये मेजर है, ठीक है। ये मेजर है, ये माइनर है, क्यों ऑर्थो वाला पोजीशन वाला क्यों माइनर रहा? तो इसका भी रीजन है, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी फिर बता देती हूँ। तो देखो अगर मैं ऑर्थो की बात करती हूँ, राइट, और यहाँ पे किसकी बात करती हूँ, पैरा की बात करती हूँ, तो ऑर्थो एंड पैरा में जो सिमेट्रिसिटी होती है वो इसकी ज्यादा होती है। अब आप बताओ कि अगर कोई सी चीज ज्यादा सिमेट्रिकल है, ये उतना सिमेट्रिकल नहीं होता है, ठीक है। ये चीज जो है वो उतनी सिमेट्रिकल नहीं होती है। जब ये चीज इतनी सिमेट्रिकल नहीं होती है, अब आप बताओ कि अगर कोई सी चीज सिमेट्रिकल है तो उसको आसानी होगा किसी भी बॉक्स में रखने के लिए। अब जैसे एक ये समझो कि ये पेन ही है, ठीक है। तो अब इस पेन को, तो समझो ये हमारे पास पेन है, राइट। अब इस पेन को आसानी होगा कि हम किसी भी बॉक्स में रख दें और आसानी से पेन आ भी जाएंगे और बहुत सारे पेन भी आ जाएंगे। ऑर्थो में दिक्कत क्या होती है कि अब मान लो कोई से एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर ही मैं ले आऊँ, ठीक है, जैसे ऑर्थो वाले पोजीशन में रहता है, तो उसमें उतनी सिमेट्रिसिटी बैठती नहीं है, तो बॉन्ड उतने स्ट्रांग होते नहीं है और बॉन्ड उतने स्ट्रांग होंगे नहीं, तो फिर आगे की प्रोसेस कैसे होगी? तो इसलिए ऑर्थो जो होता है वो एज अ ट्रीट करते हैं हम किसकी तरह, माइनर की तरह। कम बनेगा, सिमेट्रिसिटी है ही नहीं, तो कहाँ माइनर माइनर ही बन पाएगा। और मेजर इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिमेट्रिसिटी होती है, और हर चीज को सिमेट्रिसिटी, दुनिया का ये बात एकदम दिमाग में घुसा लो कि दुनिया का रूल है, हमें या तो सिमेट्रिसिटी चाहिए, सिमेट्रिसिटी के साथ हमें स्टेबल रहना है।
ये है मेनली हमारे दुनिया का रूल या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल। तो अब देखो ये दो रिएक्शन है, इसको अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एसाइल ग्रुप है, ये सी डबल बॉन्ड ओ जो यहाँ पे ये वाली चीज जो लगा रखी है इन्होंने सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये जो है वो एसाइल ग्रुप है, लेकिन ये जो यहाँ पे ये छोटी सी चीज है दैट इज योर एल्काइल ग्रुप। अब यही जाएगा ऑर्थो पे, यही जाएगा पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इस वाले में भी यही मैंने बॉन्ड को तोड़ ही दिया, हम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, उसी तरह वो अटैक कर रहा होगा। और माइनर और मेजर का रीजन भी बता दिया आपको सिमेट्रिसिटी के हिसाब से, राइट। अब देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, दैट इज अ फिटिंग रिएक्शन, जो कि जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। वुड्स फिटिंग रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो फिटिंग रिएक्शन हो, वुड्स रिएक्शन हो या वुड्स फिटिंग हो। तो अब देखो यहाँ पे जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन है उसमें क्या करते हैं, दोनों का कंपोजिशन है। वुड्स फिटिंग से पहले मैं फिटिंग पढ़ाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये था हमारा बेंजीन रिंग, मतलब हेलो बेंजीन है जिसपे एक हेलोजन लग रखा है, और ऐसे करके हमारे पास दो कंपाउंड थे, दो कंपाउंड इसके भी थे। सिंपली हमें क्या करना है कि मैंने देखो जिसको रेड यहाँ पे मार्क करा है उसको उठा लो, पहले टू को उठा लो, फिर इस बेंजीन को छोड़ दो, जो जो छोटे छोटे कंपाउंड है उसको उठाते जाओ। टू को उठाया, एक्स छोटा था एक्स को उठाया, और Na को उठाया। अब इन सबको उठा तो लिया, अब एक साइड इसको अलग करके रख दो। और मैंने क्या कहा था कि कोई सी भी रिएक्शन हो, चाहे वो फिटिंग रिएक्शन हो, चाहे वो वुड्स रिएक्शन हो, जो भी हमारी चीज होती है, चाहे वो एल्काइल वाली चेन हो, चाहे बेंजीन वाली चेन हो, दोनों का जस्ट डबल कर दो, जितना भी दे रखा है। अगर मेरे को यहाँ पे दो चेन दे रखी रहती, दो साइक्लिक चेन दे रखी रहती, तो मैं यहाँ पे दो कंपाउंड बनाती, लेकिन यहाँ पे एक ही दे रखी है, तो मैं फिर एक का जस्ट डबल बना देती। दो रहती तो चार बनता, चार रहती तो आठ बनता। ठीक है, इस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो ये दोनों चीज जुड़ गई। अब इसे मैं वुड्स फिटिंग क्यों बोलूंगी, वुड्स इन द सेंस, देखो एक चीज हम ये समझते हैं, वुड्स है और ये है फिटिंग। ठीक है, हमारे टाइम पे तो सर ने ये बताया था कि ये वुड्स जो होता है वो व्हाट्सएप है, और फिटिंग जो होता है फेसबुक है। तो इसके हिसाब से आप मतलब मैं लिख भी देती हूँ, आपको भी ये याद रहे, तो मतलब आप भूलेंगे नहीं एग्जाम में, दैट इज और व्हाट्सएप एंड दैट इज और फेसबुक। ठीक है जी। तो अब ये व्हाट्सएप और फेसबुक वाली बात तो हो गई, ठीक है। तो ये वुड्स वाली रिएक्शन हो गई और फिटिंग वाली रिएक्शन हो गई। अब इसमें वुड्स वाली रिएक्शन जो डील करती है वो एल्काइल के चेन के साथ डील करती है, और ये जो होता है वो मेनली बेंजीन के चेन के साथ डील करती है। ठीक है, तो ये रहा बेंजीन, ये रहा एल्काइल वाला ग्रुप, ये रहा एल्काइल वाला ग्रुप किस तरह से जुड़ रहा है, आर के साथ जुड़ रहा है या फिर NaX के साथ जुड़ रहा है, उसी तरीके से मैंने ये करा। ये देखो अब ये रहा हमारा एल्काइल वाला ग्रुप, ये रहा हमारा बेंजीन वाला ग्रुप, दोनों जुड़ गए तो बन गया वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और अगेन लेकिन प्रोसेस सेम है, हमेशा बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकल रहा है NaX, और अगर यहाँ पे R अगर यहाँ पे मिथाइल के इक्वल होता तो फिर ये क्या बनाता, टोलीन बनाता। ठीक है, तो ये रिएक्शन वैसे है तो इजी, एज अ हम तो रिवीजन ही कर रहे हैं। अब देखो अब मैं यहाँ पे आपको पॉली हेलोजन कंपाउंड भी पढ़ा रही हूँ। आई थिंक ये वाला टॉपिक स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता है, और रहता लेकिन इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, लेकिन है इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं आपको ये भी अच्छे से समझा दूंगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि पहली बार में मुझसे भी गलत हुआ था, लेकिन बट धीरे धीरे नाम के हिसाब से मैंने इसे जब भी याद कर लिया था। दैट इज देखो CH2 है, C है और Cl2 है। ठीक है, CH2 और देन Cl2, CH2 और Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड का फॉर्मूला है। मिथाइलिन क्लोराइड का फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो सिंपली याद करो, कार्बन लिखो, क्लोरीन लिखो, H2 लगाओ, 2 लगाओ, मतलब कार्बन हाइड्रोजन एंड देन क्लोरीन और Cl2, मतलब ये इसका फॉर्मूला है। कॉमन सा ही है, मिथाइलिन क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन भी कह देते हैं क्योंकि इसमें दो क्लोरीन लग रखे हैं और साथ में एक ही मीथेन है। मेरे साथ अब क्या गलती हुई थी, मैं लगा के आई थी दो कार्बन के मॉलिक्यूल, डाइक्लोरो तो है, मेरे को ऐसा लगा कि मीथेन भी दो वाले हैं, तो वो इथेन वाला एक ऑप्शन आया था, मैंने इथेन वाले को टिक कर दिया था, तो मेरा वहां पे गलत हो गया। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना एग्जाम में। तो ये देखो ये वाला जो होता है वो पेंट रिमूवर की तरह हम यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर्स ऑफ ड्रग्स की तरह यूज करते हैं। फिर अगला है मेटल फिटिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्व सिस्टम। ये अब सारे उसके यूजेस ही है, फीचर्स ही है। मेन पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि है क्या चीज, और आप मतलब 95% है कि गलती करोगे, तो इसलिए मैंने वो पहले ही बता दी। अब देखो अगला है ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज योर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमने आगे भी पढ़ा था, अब थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। तो क्लोरोफॉर्म देखो, मेजर यूज है क्लोरोफॉर्म का टुडे इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रेऑन रेफ्रिजरेंट, मतलब रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, एनेस्थीसिया में यूज करेंगे। कॉर्नियोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू द लिवर, और अगर ज्यादा क्लोरोफॉर्म का एक्सपोजर हो जाए तो वहां पे भी हम यूज करते हैं। अब देखो
आप कहोगे फिर एनेस्थीसिया में क्यों यूज करते हैं, ऐसे तो नुकसान करेंगे। हाँ, तो पहले ये एनेस्थीसिया के लिए यूज होता था, लेकिन अब नहीं यूज होता है, क्योंकि ये डेंजरस होता है ना, जो भी लाइफ है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारे लिवर को डैमेज करता है। तो अब इसकी जगह हम दूसरा ही यूज करते हैं, जो कि इससे कम पावरफुल होता है और हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, वेयर क्लोरोफॉर्म इज मेटाबोलाइज्ड टू फोस्जीन गैस। अब देखो, क्लोरोफॉर्म ये कह रहे हैं हमारे लिवर को डैमेज करता है। अभी आगे वाली लाइन पढ़ते हैं तो ये रिएक्शन अपने आप समझ आएगी। एंड टू द किडनीज एंड सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन द स्किन इज इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नॉन एज फोस्जीन गैस, जिसे हम ये कह देते हैं। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल्स कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज कैप्ट, जिसकी वजह से मैं एयर को कैप्ट कर सकती हूँ। तो ये रिएक्शन में समझा देती हूँ, उससे समझ आ जाएगा। मान लो हमने लिया क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, अगर मैं उसको खुलेआम रख दूँ, ठीक है, डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में रख दूँ या खुलेआम रख दूँ किसी भी बर्तन में, ओपन बर्तन में, ठीक है, उसका ओपन है सरफेस, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और ये इतना तेजी से रिएक्ट करता है ना ऑक्सीजन के साथ, फिर रिएक्ट करके ये फोस्जीन गैस बनाता है। ठीक है, फोस्जीन गैस बनाएगा, और ये गैस जो होती है बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। इसलिए मैं यहाँ पे CHCl3 को एक बॉटल के अंदर, एक डार्क बॉटल के अंदर मेनली मैं यहाँ पे रखूंगी उसको, ताकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कभी ना आ सके, क्योंकि ये जैसे ही कांटेक्ट में आएगा इसका फॉर्मेशन करेगा, और जिसने इसको सूंघ लिया बस वो तो भगवान को प्यारा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखो, अब आपको कंफ्यूजन होती है फोस्जीन गैस एंड फोस्फीन गैस। तो फोस्जीन गैस जो होता है वो COCl2 होता है, और पी ब्लॉक पे फोस्फीन गैस पड़ा था वो होता है PH3। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और अगर मान लो MCQ में क्वेश्चन आ जाए तो आपके ऑप्शन में से दोनों ही होंगे, और कंफ्यूजन होंगी, वही मार्क्स कट गए। फिर उसके बाद ये है ये आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म अच्छा माना जाता है। आयोडोफॉर्म अगर मान लो कि आपको चोट लग गई, हमें तो ऐसे पढ़ाते थे सर कि समझ लो चोट लगी तो पहले वो एक पर्पल कलर वाली दवाई नहीं आती थी, कि जो हम मतलब जहाँ भी चोट लगी, जहाँ भी कट पाट रहता था, वहां पे वो पर्पल कलर वाली दवाई लगा देते थे, और फिर सब सब बोलते थे कि ये तो शिव जी है। तो वो जो पर्पल कलर वाली चीज थी वो यही आयोडोफॉर्म थी, जो कि और उसकी स्मेल भी आती थी। तो ये वही आयोडोफॉर्म थी। तो इसमें मतलब ऑब्जेक्शन स्मेल तो होती है, लेकिन अब इसके साथ साथ इसमें एक और फीचर है कि एक तो जहां भी कटा पार्ट होता है वहां पे हील बहुत तेजी से करेगा, स्मेल देगा, लेकिन कम पावरफुल होता है। तो वो जो हमारी जगह है वो हमारी डैमेज भी कम ही होगी। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना कि ऑब्जेक्शन स्मेल होगी, और वही इसका पर्पल कलर का थोड़ा सा इसका कलर आएगा जब हम स्किन पे लगाएंगे। टेट्राक्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, जिसे हम पाइपिंग कह देते हैं। ये ऊपर तो ऐसे इसके इम्पैक्ट लिखे हुए हैं कि वॉमिटिंग होगी, हेडनेस होगा, नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, यही सब चीजें लिखी हुई है। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सिंथेसिस में हम इसका यूज करते हैं। अदर केमिकल कंपाउंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन वही CF2Cl2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट इज क्या लिखा हुआ है, क्लोरो ये वाला ना नाम तो हमने बचपन में ही पढ़ा था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज योर CF2Cl2। ठीक है, ये चीज है आपका CF2Cl2 के नाम से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब ये वाली लाइन पढ़ते थे, केमिकल में इरिटेट द आयज और कॉन्टैक्ट व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिलीज्ड टू एयर, इट राइजेस टू द एटमॉस्फेयर एंड डिप्लीट द ओजोन लेयर। अब ये कहता है कि CCl4 जो है वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा हवा के अंदर तो ये एटमॉस्फेयर में ऊपर उड़ेगा, और जब एटमॉस्फेयर में ऊपर उड़ेगा तो ये धीरे धीरे ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करेगा, और ओजोन लेयर रिएक्शन करेगा तो 110% क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज बिलीव टू इंक्रीज ह्यूमन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज लीडिंग टू इंक्रीज। अब उसकी वजह से क्या होगा, जब हमारा ओजोन डिप्लीशन हुआ तो वन एंड ओनली द मेन रीजन स्किन कैंसर, आई डिसीज एंड डिसऑर्डर एंड पॉसिबल डिस्ट्रप्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज CCl2, जो भी मैंने बताया था CCl2, ये जो मैंने बताया CL2 एंड F2 जो होता है, इसे हम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम इसको ये भी कह देते हैं, फ्रेon 12 भी कह देते हैं, फ्रेon 12 CCl2 and F2 is one of the most common freons in the industrial. It is manufactured from tetrachloromethane by Schwarz reaction. ये टेट्राक्लोरोमीथेन से ये कहीं ना कहीं बनता है, किसके थ्रू, स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू। These are usually produce aerosol propellants. टेट्राक्लोरोमीथेन से क्या समझ आता है, अभी हमने पढ़ा था CCl4, राइट। अब देखो, अब ये वाली लाइन कितनी कंफ्यूजिंग है,
इज वन ऑफ द, अब ये देखो फ्रेon 12 हो जाएगा, CCl2 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेons इन इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन, दे आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड फॉर एरोसोल प्रोपेलेंट्स, ये देखा जाए तो एरोसोल प्रोपेलेंट्स के लिए प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है टेट्राक्लोरोमीथेन वो कोई और नहीं CCl4 ही है, तो ये CCl4 के साथ रिएक्ट करेगा और कहीं ना कहीं हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करेगा, दैट इज एरोसोल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग पर्पसेस। पहले हम ये यूज करते थे, अब एरोसोल प्रोपेलेंट इज, आप ये मत समझना कि ये एयर कंडीशनर का कोई स्प्रे, एयर कंडीशन का कुछ होगा, नहीं, ये एयर कंडीशनर नहीं है, ये है एरोसोल प्रोपेलेंट दैट इज प्रेशराइज केमिकल इन स्प्रे। तो वहां से आप समझ सकते हो फ्रेon इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन, फ्रेon जो होता है वो अपनी रेडिकल चेन चलाएगा। और फिर अब अगला देखो, ये वाला कंपाउंड तो इम्पोर्टेंट है, DDT वाला कंपाउंड, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसका डायग्राम या तो बनाएगा या फिर आपको बनाना पड़ेगा, तो इसका स्ट्रक्चर आपको अभी मैं सिंपल वे में समझा दूंगी ताकि आपको याद रहे। तो DDT द फर्स्ट फ्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, मेनली हम DDT किस लिए यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, और जितने भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उन सबको मारने के लिए हम मेनली फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं इसको। फिर अगला है स्प्रेड मलेरिया एंड डिजीज दैट कैरी थाइपस, अभी प्राइमरली बिकॉज ऑफ इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो। अभी थोड़ा सा उसी का डिटेल वर्जन है, चलो मैं फिर ऊपर देती हूँ। ये तो साइंटिस्ट का नाम DDT, फिर साइंटिस्ट का नाम, नोबेल प्राइज, साइकोलॉजी, द यूज ऑफ DDT इंक्रीज enormously on a worldwide basis after World War II, primarily because of effectiveness against the mosquito that spread malaria and disease that carried typhus. However, problems related to extensive use of DDT began to appear in the late 1940s. Many species of insect developed resistance to DDT, and it was also discovered to have a high toxicity compound. The problem, DDT is not metabolized very rapidly by animals. Instead, it is deposited and stored in fatty tissues. If the ingestion continues to steady rate, DDT build up within the animal over time. The use of DDT was banned in United States, is still used in other world. अब देखो इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहानी है, मैं वो समझाती हूँ, बिल्कुल स्टोरी से ही समझाऊंगी, समझ आ जाए। तो ये कहते हैं कि हुआ क्या, पहले मलेरिया बढ़ रहा था, तो जितने भी मॉस्किटो रहते थे वो आते थे, क्रॉप खा जाते थे। तो हमने एक चीज बनाया जो कि DDT बनाया, कि DDT का यूज करेंगे, मॉस्किटो मर जाएंगे, और हुआ भी ऐसे ही। फिर जैसे कि हमें पता है इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन होता है तो उसके अंदर वो जो हमारा मॉस्किटो था उसके अंदर वो रेसिस्टेंस पावर आ गई। अब वो हम कितना भी DDT छिड़क ले वो मरता ही नहीं था, क्योंकि उसके अंदर रेसिस्टेंस पावर थी, क्योंकि इवोल्यूशन नाम की भी तो चीज होती है और इम्यूनिटी नाम की भी तो चीज होती है, तो वो बच जाता था। तो अब चलो ये नुकसान तो हुआ ही हमारा, और साथ में DDT खाने वाले लोगों के अंदर क्या देखा गया, या फिर जो भी खा लेता था DDT वाले कंपाउंड को, उसके अंदर हमें ये देखने को मिला कि एक तो उसकी बॉडी में वो केमिकल जा रहा था, उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्शन कॉज कर रहा था, मतलब ढंग से डाइजेशन नहीं हो पा रहा था उसकी बॉडी में, एक तो उसकी बॉडी को अलग नुकसान कर रहा है, और जो हमारा मलेरिया वाला मॉस्किटो था उसको भी अलग नुकसान कर रहा है। तो ये उतना इफेक्टिव नहीं माना गया, बट स्टिल कहीं कहीं इसे यूज करते हैं, लेकिन बाद में जो होता है वो मॉस्किटो इसके अंदर रेजिस्टेंस वो कर लेते हैं। अब देखो, अब हम DDT का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे नाम इसका क्या कहता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। चलो पहले इसे स्ट्रक्चर से समझाती हूँ फिर बताऊंगी। दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। सबसे पहले लास्ट वाले कंपाउंड को पकड़ो, दैट इज इथेन। तो हम क्या बनाएंगे, इथेन बनाएंगे। ये देखो, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, दो कार्बन हो गया इथेन के साथ। पीछे से उल्टे की तरफ से चलो, इथेन लिखा फिर ट्राइक्लोरो लिखा। अब इथेन पे क्या लगाना है, ये जो दो इथेन थे उस पर हमें क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है। 3 क्लोरीन हमने लगा दिए, ठीक है। फिर ट्राइक्लोरोइथेन तो हो गई, अब इन्होंने बोल दिया डाइफिनाइल भी लगा दो। डाइफिनाइल लगाना है यानी 2 फिनाइल लगाना है, तो अब इसी जो दूसरा कार्बन है उस वाले पे हमें क्या लगाना है, डाइफिनाइल लगाना है, तो वो भी लगा दिया हमने। फिर उसके बाद लिखा हुआ है डाइक्लोरो, तो अब हमारे पास बचा भी तो टेंडेंसी के लिए कौन, ये 2 फिनाइल बचा, तो उसी के आगे हम क्लोरीन लगा देंगे। अब देखो सिंपल, मैं उसमें बताती हूँ कि हमारा था ये 2 इथेन, राइट। ये चीज थी हमारी 2 इथेन वाली, ये एक इथेन, ये दूसरा वाला इथेन, राइट। अब देखो यहाँ से हम इसके अंदर, इसी वाले इथेन के अंदर, ये नहीं है कि अलग से इथेन कोई मैं लेके आ रही हूँ, नहीं, इसी वाले इथेन के अंदर मैं यहाँ पे क्या क्या लगाऊंगी, पहले ये तो इथेन बना लिया, फिर इन्होंने कहा था फिनाइल लगाना, क्या बोला था, पहले इथेन लगाओ, फिर उसके बाद क्या बोला था, ट्राइक्लोरो, पहले क्लोरीन लगाओ और फिर फिनाइल लगाना, यानी 3 क्लोरीन लगा दो। लो लगा दिया 3 क्लोरीन। फिर इसका जो मॉलिक्यूल था इसके ऊपर ऐसे करके क्या बना दो, बेंजीन रिंग बना दो। यहाँ पे भी क्या बनाओ, बेंजीन रिंग बनाओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन आ जाएगा,
और फिर इसके साथ लास्ट में क्या रख दो, क्लोरीन रख दो। तो ये मतलब हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा पूरा डीडीटी का। तो इस तरह आप मेरे मेथड से करोगे तो आपको डीडीटी का भी स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे, और नहीं भी करे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा साइट अवेलेबल होती है नेट पे, वहाँ से कर लेना। और लास्ट मोमेंट में बिल्कुल भी मत घबराना, हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विद इन नेक्स्ट डे ही अपलोड कर सकूं, और आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितने भी चैप्टर है उसको पहले कवर करें। हम इसमें ऐसे फॉलो करेंगे, सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक करवाया, फिर इनऑर्गेनिक करवाया, फिर फिजिकल करवाया, इस तरीके से ही हम फॉलो करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।